चाहे बात करें सेल्फी लेने की या फिर अमेजोन से ऑर्डर करने की, जिनकी वजह से आप डांट सुनते हो, या फिर वो स्कूल जो आपकी सारी डिटेल जैसे कि आपके पेरेंट्स नेम, रिपोर्ट कार्ड और आपकी सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है, इन सभी को ही इस इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए एक जगह चाहिए जिसे हम डेटाबेस कहते हैं। आज के टाइम में चाहे वो स्कूल हो या हॉस्पिटल हो या फिर आपका फेवरेट इंस्टाग्राम हो, सभी को डेटाबेस की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बताऊं कि डेटाबेस है क्या, तो एक ऐसी जगह है जहां पे आपका सारा का सारा डेटा या फिर इंफॉर्मेशन स्टोर हो सके, उसे हम डेटाबेस कहते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोहित सिंह है और आज मैं आपको डेटाबेस कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला हूं। आई होप यू लाइक दिस। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको इस चैप्टर का चैंपियन बना दूंगा, ये मेरा वादा है। ये वीडियो स्पेशली CSNIP स्टूडेंट्स के लिए है, या जिनके कोर्स में ये चैप्टर मेंशन है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, वेबसाइट पे विजिट कीजिए एंड एंजॉय कीजिए। इस वीडियो में मैंने दो चैप्टर को मर्ज किया है, तो आप टाइम स्टैम्प को फॉलो कीजिए एंड स्पेसिफिक टॉपिक पे जंप कीजिए। आप सभी को मालूम है कि आज के टाइम में डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिन्होंने डेटा पे मास्टर कर लिया है वही आज वर्ल्ड पे रूल कर रहे हैं। तो इन डेटा को हमें रिकॉर्ड करने की जरूरत पड़ती है, मतलब जो भी डेटा है इन सबको कहीं ना कहीं मुझे स्टोर करना है, उसे हम रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम कहते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है क्या? रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम एक ऑर्गेनाइज मेथड है जिसके अंदर हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, मैनेज करते हैं और रिट्रीव करते हैं जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है इंफॉर्मेशन की। ये हमें हेल्प करता है कि हम अपने बिजनेस को या फिर किसी भी इंडिविजुअल को, इंस्टीट्यूशन को, ताकि वो क्या कर सके, ट्रैक कर सके उनकी एक्टिविटीज को, ट्रांजैक्शन को, ताकि वो हर एक चीज को रिकॉर्ड कर सके सिस्टमैटिक तरीके से और इफेक्टिवली। रिकॉर्ड कीपिंग हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है हमारा मैनुअल सिस्टम, जिसके अंदर हम लोग पेन और पेपर की हेल्प से डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड है हमारा फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पे हम कंप्यूटर की हेल्प से डेटा को स्टोर और मैनेज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर हम डेटाबेस की हेल्प से अपने डेटा को स्टोर करते हैं। तो इनके बारे में एक एक करके डिटेल में कवर करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मैनुअल सिस्टम, तो मैंने आपको पहले ही बताया, मैनुअल सिस्टम के अंदर हम पेन और पेपर की हेल्प से डेटा को स्टोर करते हैं। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो हैंड रिटन होता है और फिजिकल रजिस्टर और फाइल में सेव किया जाता है। हालांकि आज भी हम इस मेथड को फॉर सेफ्टी साइड यूज करते हैं। आपके स्कूल में रजिस्टर भी मेंटेन किया जाता है और ऐप के ऊपर भी अटेंडेंस अपलोड किया जाता है। इसकी लिमिटेशन क्या है? सबसे पहला लिमिटेशन, रिस्क ऑफ लॉस। अगर कभी वो अटेंडेंस रजिस्टर मिसप्लेस हो जाए या फिर किसी तरीके से डैमेज हो जाए तो फिर आप अपने डेटा को खो दोगे। रिपीटेटिव एंट्रीज, आपको सेम टास्क बार बार करना पड़ता है, जैसे कि जो अटेंडेंस है हर एक महीने में बार बार नाम दोबारा दोबारा लिखना पड़ता है, हर एक मंथ में हर एक बच्चे का नाम फिर से लिखना पड़ता है। तो यहां पे रिपीटेटिव एंट्रीज, एक ही चीज को बार बार करना पड़ता है। नेक्स्ट है मेरा प्रॉन टू एरर। अगर आप कोई भी टास्क मैनुअली कर रहे हो तो वहां पे चांसेस है कि आपसे कुछ गलतियां हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है या फिर लिखने में ही कोई प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारा रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है उसे हम बोलते हैं फाइल सिस्टम, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर हम कंप्यूटर की हेल्प से जो रिकॉर्ड्स हैं उनको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ये किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो कोडिंग के फॉर्मेट में हो, या फिर एक्सेल या फिर CSV फाइल के अंदर हम स्टोर करके रखते हैं। ये हमारे ट्रेडिशनल मेथड से बहुत ही अच्छा अप्रोच है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा मैन पावर रिड्यूस हो जाता है। बट इसकी भी लिमिटेशन है। इसकी लिमिटेशन क्या है? फर्स्ट जो लिमिटेशन है वो है हमारा डेटा रिडंडेंसी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखिएगा। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन, मतलब सेम डेटा डिफरेंट प्लेसेस पे अवेलेबल हो सकता है। एग्जांपल के लिए जो आपका स्कूल है वो आपकी इंफॉर्मेशन अलग अलग जगह पे स्टोर करके रखता है। फॉर एग्जांपल आपके क्लास टीचर भी आपकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख रहे हैं, है ना। जो आपका एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है वो भी आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख रहे हैं, और जो ऑफिस है, जो रिसेप्शन ऑफिस है, वहां भी आपका इंफॉर्मेशन क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। तो यहां पे डुप्लीकेशन ऑफ डेटा है, मतलब सेम इंफॉर्मेशन अलग अलग जगह पे रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा डेटा आइसोलेशन। फाइल सिस्टम के अंदर डेटा के बीच में कोई भी लिंक नहीं होता है। सपोज कीजिए रिया शर्मा ने अपना नाम चेंज करवाया है और उसने अपना नाम रख दिया है प्रिया शर्मा, है ना। तो अब क्या होगा, अब उसे अपने क्लास टीचर को भी बताना होगा
सेम चीज उसे एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जाके बताना होगा और रिसेप्शन ऑफिस में भी जाके उसे क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, या फिर उसके क्लास टीचर को ये सारा अपडेशन करना पड़ेगा। तो यहां पे कोई भी लिंक नहीं है जिससे ये सारे अपडेशन एक ही बार में तीनों जगह पे रिफ्लेक्ट हो जाए। नेक्स्ट हमारा आता है डेटा डिपेंडेंस का मतलब क्या है। फाइल सिस्टम के अंदर जो डेटा है वो जिस फॉर्मेट में सेव्ड है, अगर आप उस फॉर्मेट में कोई चेंजेस करते हो तो पूरा का पूरा सिस्टम ही उसके अकॉर्डिंग आपको अपडेट करना पड़ेगा। इसीलिए इसमें लिखा रहता है कि चेंज वन फिक्स ऑल। नेक्स्ट जो लिमिटेशन है वो है मेरा डेटा इनकंसिस्टेंसी। आपने देखा कि मान लीजिए आपके क्लास टीचर ने आपका नेम अपडेट कर दिया, उन्होंने लिख दिया प्रिया शर्मा, है ना, बट वो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के अंदर अपडेट नहीं हुआ या फिर रिसेप्शन पे अपडेट नहीं हुआ, तो दोनों ही जगह क्या होगा, डिफरेंट डेटा अवेलेबल होगा। अब ये तीनों ही कंफ्यूज हैं कि किनके पास सही इंफॉर्मेशन है, तो इनको रिया के पास जाना होगा और पूछना होगा कि आपका असली नाम क्या है ना, क्योंकि डेटा इसी रीजन से यहाँ पे डेटा क्या है, इनकंसिस्टेंस है और डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डेटा अवेलेबल हो सकता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम डीबीएमएस की बात करते हैं। डीबीएमएस जो इन सारे लिमिटेशंस का सॉल्यूशन है। तो डीबीएमएस हमारा है क्या, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक तरह का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो हमें हेल्प करता है कुछ भी क्रिएट करने में, स्टोर करने में, रिट्रीव करने में और मॉडिफाई करने में। ये एक तरह का मैनेजमेंट टूल है जो आपके डेटा को क्या करेगा, मैनेज करेगा। डीबीएमएस के बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है, उसमें से सबसे फर्स्ट है मेरा MySQL, Oracle, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, मोंगोडीबी, नो एसक्यूएल और भी बहुत सारे। बट इस वीडियो में मैं स्पेशली सिर्फ और सिर्फ माई एसक्यूएल को करवाने वाला हूं। तो हम लोगों ने पढ़ा अभी स्टार्टिंग में कि डेटाबेस क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि वो जगह जहां पे आपका डेटा स्टोर किया जा सकता है, उस चीज को हम डेटाबेस बोलते हैं। बट डेटाबेस है क्या, पेपर में क्या लिखना है आपको, डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। मतलब डेटाबेस क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है इंटर रिलेटेड डेटा का, जो कि स्टोर किया जाता है ताकि हम उसे अलग अलग एप्लीकेशन में यूज कर सके टाइम आने पे। ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है, आप इसे रीड कर सकते हैं। जो भी लिमिटेशन थी हमारी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर और मैनुअल सिस्टम के अंदर, उन सबको ये ओवरकम करता है। और उन सब के अलावा इसके अंदर जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसके अंदर बंदों को ट्रेन करना पड़ता है ताकि वो इसे यूज कर पाए। अब हम बात करते हैं डेटा मॉडल्स। डेटा मॉडल्स क्या होते हैं, डेटा मॉडल्स का मतलब है कि आप डेटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हो। तो बात करें डेटा मॉडल है क्या, डेटा मॉडल एक्ट एज अ ब्लूप्रिंट टू द डिजाइन। ये किस तरीके से काम करता है, ये किसी ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है ताकि वो डेटा को ऑर्गेनाइज कर सके, अंडरस्टैंड कर सके डेटाबेस को इफिशिएंटली और इफेक्टिवली। और इसके अंदर जो डेटा है वो एब्स्ट्रैक्ट मैनर में सेव होता है। एब्स्ट्रैक्ट एक टर्म है जिसके अंदर जिसका मतलब होता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स चीजें है ना वो यूजर से हाइड करना है। डेटा मॉडल्स भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे फर्स्ट है हमारा इसके अंदर हायरार्किकल मॉडल, सेकंड है हमारा नेटवर्क मॉडल और एक है मेरा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो बात करें हायरार्किकल मॉडल, हायरार्की का मतलब क्या होता है, हायरार्की का मतलब होता है ऑर्डर। हायरार्की का मतलब क्या होता है, ऑर्डर। एक है नेटवर्क डेटा मॉडल और एक है मेरा रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। हायरार्की मॉडल, हायरार्की मॉडल है क्या, इसके अंदर जो डेटा है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है ट्री स्ट्रक्चर में। इसके अंदर 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखना है कि एक तो ये कॉम्प्लेक्स, इसका जो इंप्लीमेंटेशन है वो कॉम्प्लेक्स है और पॉइंटर की हेल्प से किया जाता है। सेकंड, ये अपसाइड डाउन ट्री फॉलो करता है जिसके अंदर 1 to many रिलेशन फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे एक इमेज देख पा रहे हो जिसके अंदर मान के चलते एक टेबल ए है, एक टेबल बी है, सी है, डी है, ई, एफ और जी है। ये सारे हमारे टेबल है। ये बिल्कुल ना फैमिली ट्री की तरह है जहां पे हमारे जो ग्रैंड पेरेंट होते हैं वो ऊपर होते हैं, फिर उनके जो सन है वो नीचे आ रहे हैं, फिर उसके नीचे और सबसेट चल रहा है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ये वाला जो टेबल है वो पेरेंट टेबल है और ये जो है वो हमारे क्या है, चाइल्ड टेबल है ना। अगर आप यहां पे नोटिस करोगे तो ये 1 to many रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा है। मतलब एक पेरेंट के बहुत सारे बच्चे, है ना, एक पेरेंट के बहुत सारे बच्चे, इसीलिए यहां पे कहा जा रहा है 1 to many रिलेशन, मतलब एक टेबल से बहुत सारे सब टेबल कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, इसको और डिटेल में एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए एक हमारा स्टूडेंट टेबल है, एक हमारा चाइल्ड टेबल है, एग्जाम टेबल है और फीस टेबल है। तो यहां पे टॉप में हमारा स्टूडेंट टेबल है जिसे हम पेरेंट टेबल कह रहे हैं
और बाकी सारे हमारे चाइल्ड टेबल है। तो सबसे पहले स्टूडेंट टेबल से कौन कनेक्टेड है? लाइब्रेरी, एग्जाम और फीस। तो ये एक हायरार्की फॉलो कर रहा है जिसके अंदर टॉप पे एक टेबल है, बाकी सारे टेबल उसके अंडर में आ रहे हैं। यहां पे और भी टेबल हो सकता था, जैसे फीस के अंडर में कोई एक और टेबल बना दिया, एग्जाम के अंडर में कोई और टेबल बना दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? हायरार्की डेटा मॉडल। आप अगर इसे ध्यान से देखते हैं तो ये एक ट्री की तरह दिख रहा है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये एक ट्री की तरह दिख रहा है जिसके अंदर टॉप वाले टेबल को पेरेंट टेबल कहा जाता है और बाकी सारे टेबल को चाइल्ड टेबल कहा जाता है। और अगर आप यहां पे कनेक्शन को ध्यान से देखेंगे तो यहां पे जो एरो बना हुआ है उसे हम यहां पे पॉइंटर्स डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल के अंदर मैनी टू मैनी रिलेशन स्टेब्लिश किया जाता है। सबसे पहले इसकी इमेज को दिखाता हूं मैं आपको। यहां पे देखिए सेम हमारा स्टूडेंट टेबल है, लाइब्रेरी टेबल जो पहले भी दिखाया था आपको मैंने, एग्जाम टेबल और फीस टेबल। यहां पे लिंक्स का यूज किया जाता है डेटा को कनेक्ट करने के लिए, और मैनी टू मैनी रिलेशन फॉलो किया जा रहा है। क्या फॉलो किया जा रहा है? मैनी टू मैनी रिलेशन फॉलो किया जा रहा है। इसका मतलब है जो स्टूडेंट है वो एग्जाम से भी कनेक्टेड है और फीस से भी कनेक्टेड है और लाइब्रेरी से भी कनेक्टेड है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो एग्जाम है वो स्टूडेंट से कनेक्टेड है, या फिर जो फीस है वो स्टूडेंट से कनेक्टेड है, मतलब वाइसा वर्सा चल रहा है। और जो फीस है वो एग्जाम से भी कनेक्टेड है, इसी तरीके से लाइब्रेरी भी एग्जाम से कनेक्टेड है और लाइब्रेरी फीस से भी कनेक्टेड है। मतलब ये सारे के सारे एक दूसरे से फुल्ली कनेक्टेड है। इसीलिए यहां पे कौन सा रिलेशन फॉलो किया जा रहा है? मैनी टू मैनी रिलेशन फॉलो किया जा रहा है। यहां पे जो कनेक्शन है वो लिंक के थ्रू डिनोट किया जा रहा है। वहां पे क्या यूज कर रहे थे? पॉइंटर, जिसके अंदर एक एरो था। यहां पे दोनों साइड एरो यूज किया जा रहा है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? लिंक बोल रहे हैं। नेक्स्ट जो मॉडल है वो है हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल एक बहुत ही फेमस मॉडल है जिसे किसने इन्वेंट किया था? एफ कॉर्ड ने इन्वेंट किया था। आप जब कॉलेज में जाएंगे तो इनके रूल्स भी पढ़ेंगे। इसके अंदर जो रिकॉर्ड है वो टेबुलर स्ट्रक्चर में ही स्टोर किया जाता है, बट ये ज्यादा साइंटिफिक है और काफी मॉडर्न अप्रोच फॉलो करता है। तो इसका भी एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले एक हमारा टेबल है गार्डियन टेबल, दूसरा टेबल है हमारा स्टूडेंट टेबल। अब यहां पे लिंक कैसे क्रिएट किया जाता है? रिलेशन, एक कॉलम की हेल्प से हम लिंक क्रिएट करते हैं। अगर आप ध्यान से गार्डियन टेबल को देखेंगे और स्टूडेंट टेबल को देखेंगे तो यहां कोई कोई कॉलम ऐसा है जो कॉमन है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये GUID यहां भी है और यहां भी है। तो ये GUID कॉलम एक लिंक क्रिएट करेगा दोनों टेबल के बीच में, ताकि ये आपस में क्या हो जाए? कनेक्ट हो पाए। सेम इसी तरीके से हमारे पास एक अटेंडेंस टेबल है जिसके अंदर रोल नंबर कॉलम है और यहां पे भी रोल नंबर कॉलम है, जो स्टूडेंट को अटेंडेंस से कनेक्ट करता है। और ये तीनों ही आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे इस तरीके से। इस अप्रोच को हम रिलेशनल डेटा मॉडल कहते हैं। कौन सा मॉडल कहते हैं? रिलेशनल डेटा मॉडल कहते हैं, जिसे किसने इन्वेंट किया था? एफ कॉर्ड ने इन्वेंट किया था। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि मैं इस वीडियो में दो चैप्टर को कंबाइन कर रहा हूं, तो ये मेरा सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर काफी छोटा था तो मैंने इसी के साथ उसे मर्ज कर दिया है। अब बात करते हैं हम लोग माई एसक्यूएल की। माई एसक्यूएल है क्या? माई एसक्यूएल हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो कि ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? ओपन सोर्स का मतलब होता है जिसका सोर्स कोड आप देख सकते हैं और ये फ्रीली अवेलेबल है। जिसे किसने इन्वेंट किया है? डेविड एक्समार्क ने। मेरा क्वेश्चन है आपके लिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि पाइथन किसने इन्वेंट किया है? तो माई एसक्यूएल किसने इन्वेंट किया है? डेविड एक्समार्क ने। और ये कौन सी लैंग्वेज को फॉलो करता है? एसक्यूएल। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, माई एसक्यूएल हमारा सॉफ्टवेयर है और एसक्यूएल हमारा क्या है? लैंग्वेज है। जिस तरीके से पाइथन हमारा लैंग्वेज है ना, और स्पाइडर, एनाकोंडा या फिर पाइथन IDLE वो हमारे सॉफ्टवेयर है। माई एसक्यूएल के अंदर स्पेसिफिकली 4 टाइप्स के कमांड्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं DDL कमांड की। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है। DDL कमांड है क्या?
डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा। ये क्या करने में हेल्प करता है? डेटा को डिफाइन करने में हेल्प करता है। क्या करने में हेल्प करता है? डिफाइन करने में हेल्प करता है। इसमें जो सबसे पहला कोड आता है, जो कमांड आता है, वो है हमारा क्रिएट, ऑल्टर, ऑल्टर और ड्रॉप। इसे याद रखने के लिए आप ये टर्म याद रखिएगा, कैड। कैड का मतलब है क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप। इन सारे कमांड्स को आगे चल के हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो यहां पे मैं स्किप कर रहा हूं। नेक्स्ट जो हमारा कमांड है वो है डीएमएल कमांड। डीएमएल कमांड की फुल फॉर्म है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये नॉर्मली डेटाबेस के अंदर मैनिपुलेशन को परफॉर्म करता है, जिसके अंदर सबसे पहला मेरा आता है सिलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट। यहां डी का मतलब डिलीट है और यहां डी से ड्रॉप है। इसको याद रखने के लिए आप एक टर्म याद रख सकते हैं, सिद्धू। कैड का मतलब क्या है? क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप। मेरे साथ चीजों को रिपीट कीजिए तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट जो हमारे कमांड है वो है डीसीएल और टीसीएल। ये नॉर्मली पेपर में नहीं आते हैं, बट स्टिल आप इसे देख लीजिए। जो टीसीएल कमांड है वो हमारा बैंक्स में यूज किया जाता है, जहां पे रोल बैक, कमिट और सेव पॉइंट जैसे टर्म्स और कमांड्स को यूज किया जाता है। और यहां पे ग्रांट और रिवोक को यूज किया जाता है। ये नॉर्मली सिक्योरिटी के पर्पज से हम डेटाबेस के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ टर्म्स की जो डीबीएमएस के अंदर यूज किया जाता है, जिसमें सबसे पहला ही मेरा क्या है? क्वेरी। पाइथन के अंदर हम लोग प्रोग्राम्स किया करते थे, मतलब पाइथन के अंदर हम जो भी कोड वगैरह लिखते थे उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। और एसक्यूएल के अंदर हम जो भी कोडिंग करते हैं, या मतलब जो भी कुछ कोड्स लिखते हैं, उसे हम क्वेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वेरी बोलते हैं। क्वेरी इज अ रिक्वेस्ट टू अ डेटाबेस। ये क्या होता है? मेरा रिक्वेस्ट होता है किसी डेटाबेस के लिए, ताकि आप डिजायर्ड इंफॉर्मेशन क्या कर सको? देख सको। क्या कर सको? देख सको। एक और टर्म है जो रेयरली आता है पेपर में, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूं। डोमेन क्या होता है? डोमेन का मतलब है पूल ऑफ वैल्यू। पूल ऑफ वैल्यू मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहां पे अगर एक टेबल है जिसके अंदर एक रोल नंबर नाम का कॉलम है, मतलब वो कौन सी वैल्यू ले सकता है? इंटीजर वैल्यू ले सकता है। ये आपको डिटरमाइन करना होता है कि वो कौन सा डेटा एक्सेप्ट कर सकता है। तो मान के चलिए रोल नंबर जो है वो कौन सा डेटा स्टोर करेगा? इंटीजर स्टोर करेगा। क्या स्टोर करेगा? इंटीजर स्टोर करेगा। तो अब ये पूरा का पूरा कॉलम सिर्फ क्या स्टोर कर सकता है? इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकता है। तो ये उसका डोमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डेटाबेस स्कीमा। डेटाबेस स्कीमा का मतलब हम ये कह सकते हैं कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर, उसका डेटा, वो कौन से डेटा टाइप को स्टोर कर रहा है, या फिर उसके अंदर कौन कौन से कॉन्स्ट्रेंट्स यूज किए जा रहे हैं, या फिर वो किस टेबल से कनेक्टेड है, इसे हम डेटाबेस स्कीमा कहते हैं। मतलब स्केलेटन ऑफ अ डेटाबेस, मतलब एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ब्लूप्रिंट जैसा एक डेटाबेस का, उसे हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस स्कीमा बोलते हैं। एक है मेरा डेटाबेस इंस्टेंस। डेटाबेस इंस्टेंस का मतलब क्या है? कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका डेटाबेस कैसा दिख रहा है, उसे हम बोलते हैं डेटाबेस इंस्टेंस। नेक्स्ट है मेरा मेटा डेटा। मेटा ये हमारा फेसबुक वाला मेटा नहीं है। मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा। आप बस ये डेफिनेशन याद रख सकते। इनसे मिलिए। इनका नाम है बटुकनाथ जी। बटुकनाथ जी के बहुत सारे बिजनेसेस चलते हैं, है ना। बट अब इन्होंने सोचा है कि कुछ सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा किया जाए। इन्होंने एक स्कूल ओपन किया है जिसका नाम है बटुकनाथ पब्लिक स्कूल। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि बटुकनाथ की क्या की जाए? हेल्प की जाए, ताकि वो अपने स्कूल को बहुत ही स्मूथली रन कर सके। तो आइए, सबसे पहला टास्क जो बटुकनाथ जी ने हमें दिया है वो क्या है? टू क्रिएट अ डेटाबेस इन एसक्यूएल। मतलब जो हमारा माई एसक्यूएल है उसमें क्या बनाओ? डेटाबेस बनाओ। डेटाबेस मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था? एक ऐसी जगह जहां पे आपका डेटा क्या किया जा सके? स्टोर किया जा सके। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डेटा बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेटा बेस बोलेंगे। तो यहां पे देखिए, डेटाबेस बनाने के लिए कहा जा रहा है, तो सिंटेक्स है। सिंटेक्स का मतलब होता है कि फॉर्मेट, कि आप इसे यूज कैसे करोगे, इस कमांड को लिखते कैसे हैं। तो यहां पे सिंटेक्स कह रहा है क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, ये इसका सिंटेक्स है ना। तो ये कैसे काम करेगा? सपोज कीजिए आपको एक डेटाबेस बनाना है बटुकनाथ पब्लिक स्कूल के लिए। तो यहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, क्रिएट अ डेटाबेस नेम बीएनपीएस। किस नाम से बनाना है? बीएनपीएस के नाम से बनाना है। तो हम लोगों ने लिखा है यहां पे क्रिएट डेटाबेस
BNPS क्या लिखा है हम लोगों ने, क्रिएट डेटाबेस BNPS। तो इससे क्या हो जाएगा, एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा BNPS के नाम से। ठीक है, तो कुछ और चीजें हैं जैसे कि राइट अ क्वेरी टू व्यू द एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस। आपने एक डेटाबेस बना लिया है ना बटुकनाथ पब्लिक स्कूल के नाम से, बट बटुकनाथ जी के तो बहुत सारे बिजनेसेस चलते हैं, वो सब अब वो क्या चाहते हैं कि वो सारा का सारा डेटाबेस मैनेज कर सके। तो उन्हें देखना है उनके एसक्यूएल के अंदर और कौन कौन से डेटाबेस एग्जिस्ट करते हैं। तो उसका कमांड क्या होता है हमारा, शो डेटाबेसेस। जो हमारा एसक्यूएल है ना, वो काफी हद तक नॉर्मल इंग्लिश की तरह है। किसकी तरह है, नॉर्मल इंग्लिश की तरह है, जिसके अंदर ना आप नॉर्मल क्वेरी इंग्लिश के फॉर्मेट में लिखते हो। जैसे यहां पे कह रहा है एग्जिस्टिंग डेटाबेस देखने के लिए कौन सी क्वेरी करेंगे, तो शो डेटाबेसेस। यहां पे नॉर्मल इंग्लिश लिखा जा रहा है, बस थोड़े से सिंटेक्स के साथ, जिसे आपको याद रखना है ताकि आपके आंसर गलत ना हो। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, डिस्प्ले द नेम ऑफ करेंटली ओपन डेटाबेस। मतलब आपने अभी कौन से डेटाबेस को ओपन कर रखा है, ये कैसे पता चलेगा, तो आपको उसके लिए लिखना पड़ेगा सिलेक्ट डेटाबेस। क्या लिखना पड़ेगा आपको, सिलेक्ट डेटाबेस टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस इन माई एसक्यूएल। मतलब एसक्यूएल के अंदर कोई डेटाबेस अगर आपको ओपन करना है तो कैसे करोगे, तो इसका सिंटेक्स है यूज और फिर क्या लिख देना है, डेटाबेस का नाम लिख देना है। बहुत ही सिंपल है ना। यहां पे देखिए मैंने क्या लिखा है, यूज बीएनपीएस। मैंने यहां पे किस डेटाबेस को ओपन किया है, बीएनपीएस को। क्रिएट करने के लिए क्या लिख रहे हैं, क्रिएट डेटाबेस बीएनपीएस। डेटाबेस को शो करने के लिए शो डेटाबेसेस। सिलेक्ट डेटाबेसेस, जिस डेटाबेस पे आप काम कर रहे हो वो चेक करने के लिए, है ना। यूज डेटाबेस का नाम, जिस डेटाबेस को भी आपको ओपन करना है उसके लिए आप क्या लिखोगे, यूज बीएनपीएस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू व्यू द एग्जिस्टिंग टेबल इन अ एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस। मतलब इस स्पेसिफिक, अच्छा एक चीज आप इमेजिन कीजिए, है ना, अगर एक स्कूल बनेगा तो क्या उस डेटाबेस के अंदर कौन कौन से टेबल हो सकते हैं। एक स्कूल है तो उसके अंदर कौन कौन से टेबल होंगे, एक तो स्टूडेंट टेबल होगा फॉर श्योर, है ना, एक एग्जाम टेबल होगा, एक लाइब्रेरी टेबल होगा, एक फीस टेबल होगा, है ना। तो कौन कौन से टेबल हमारे डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करता है उसे देखने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने डेटाबेस को ओपन करना है। मतलब किस डेटाबेस के अंदर आप चेक करना चाहते हो, पहले उस डेटाबेस को हम क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। तो हम लोगों ने लिखा है यूज बीएनपीएस। क्या लिखा हम लोगों ने, यूज बीएनपीएस। और उसके बाद हम लिख रहे हैं शो टेबल्स। इस वाले वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करने वाला हूं, तो चलिए बात करते हैं कि एसक्यूएल को डाउनलोड कैसे करते हैं। बहुत सारे बच्चों का यही प्रॉब्लम होता है कि एसक्यूएल को डाउनलोड कैसे करें, उन्हें पता ही नहीं होता एसक्यूएल को डाउनलोड कैसे करना है। तो अगर आपके पीसी में माई एसक्यूएल ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो इस पार्ट को स्किप कीजिए, या फिर अगर आप डाउनलोड ही नहीं करना चाहते हैं तो भी आप इस पार्ट को स्किप करके आगे बढ़ जाइए। टाइम स्टैम्प को फॉलो कीजिए, अपना टाइम बचाइए। माई एसक्यूएल को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है यहां पे माई एसक्यूएल डाउनलोड। आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपने पहले से इसे डाउनलोड नहीं कर रखा हो, है ना। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है, डाउनलोड पे सबसे पहली जो वेबसाइट है उस पर क्लिक करना है, वेट करना है और लास्ट में जाना है, वहां पे लिखा होगा माई एसक्यूएल कम्युनिटी सर्वर, है ना, इस पे क्लिक किया और फिर फर्स्ट वाले लिंक पे मैंने फिर से क्लिक कर दिया। यहां पे आ रहा है, आप यहां पे क्लिक करेंगे नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट डाउनलोड, और जैसे ही आपने किया आपका डाउनलोड क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होते ही मैंने इसको ओपन किया है, यहां पे डिस्ट्रीब्यूटर एरर आया है जिसे मैं डाउनलोड कर लेता हूं। यहां पे मैं लिखता हूं माइक्रोसॉफ्ट, क्लिक करते हैं फर्स्ट लिंक पे, मैं 64 बिट वाला इंस्टॉल कर लेता हूं। एग्री किया, इंस्टॉल, यस। और फाइनली मेरा क्या हो गया, डाउनलोड हो गया। मैंने इसे क्लोज कर दिया, मैं इसे रीस्टार्ट नहीं कर रहा। फिर यहां पे क्लिक कर रहे हैं, नेक्स्ट पे क्लिक किया, एक्सेप्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट, टिपिकल, है ना, और इंस्टॉल कर दिया। थोड़ा सा टाइम वेट करेंगे, यस पे क्लिक किया मैंने। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो प्लीज इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसे डायरेक्टली नेक्स्ट नेक्स्ट करने से डाउनलोड नहीं होगा। और फिर रन कॉन्फ़िगरेशन पे ऑलरेडी चेक्ड है तो आपको कुछ नहीं करना, फिनिश करना है। अगर नहीं होगा तो आपको चेक करना पड़ेगा। अब ये हमारा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया,
माई एसक्यूएल का पासवर्ड, मैं अपने माई एसक्यूएल का पासवर्ड माई एसक्यूएल ही रख रहा हूं, एम कैपिटल और एसक्यूएल, है ना। वीक दिखा रहा है बट कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया और फिर नेक्स्ट। ये पूछ रहा है हमसे कि आपको क्या कोई डेटाबेस चाहिए, तो सैंपल के लिए मैंने सकीला डाउनलोड कर लिया, वर्ल्ड डाउनलोड कर लिया। एक फन फैक्ट है, जो ये डॉल्फिन का लोगो आप देख रहे हैं ना, इसी का नाम शकीला है, मैंने कहीं बुक में पढ़ा था। इसके बाद नेक्स्ट में थोड़ा सा करने के बाद वेट करिए, ठीक है। अब ये हो गया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिनिश कर दिया। अब हमें इसे क्या करना है, ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए हमने यहाँ पे सर्च किया, दो चीजें आती हैं यहाँ पे सर्च करने से, एक कॉन्फ़िगरेटर और एक कमांड लाइन। आपको हमेशा कमांड लाइन पे ही क्लिक करना है। मैंने क्लिक किया, ये मेरा माइस्क्यूएल ओपन हो गया है। बाय डिफॉल्ट आपका ब्लैक कलर में आ रहा होगा बट मेरा व्हाइट कलर में आता है ना। मैंने पासवर्ड लिखा और एंटर कर दिया। अगर पासवर्ड सही होगा तो ये परफेक्टली ओपन हो जाएगा, ठीक है। कुछ प्रोग्राम्स को रन करके देखते हैं जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में रन किया था। सबसे पहले मैंने लिखा है शो डेटाबेसेस। माईएसक्यूएल की सबसे खास बात है कि ये केस सेंसिटिव नहीं है, तो आप इसे स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए यहाँ पे कुछ डेटाबेस पहले से अवेलेबल है। तो कुछ कमांड्स जो हम लोगों ने अभी आपको दिखाया है उसे रन करके देखते हैं। सबसे पहला जो कमांड था वो है मेरा क्रिएट डेटाबेस और BNPS। स्टार्टिंग में आप देखोगे अभी कोई भी डेटाबेस यहाँ पे नहीं बना हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्रिएट डेटाबेस BNPS। तो आंसर में क्या आ रहा है, क्वेरी ओके, मतलब आपने जो भी रिक्वेस्ट किया था वो फुलफिल हो गया है। और इससे कितने रो अफेक्ट हुए हैं, एक रो अफेक्ट हुआ है और इसको रन करने में 0.045 सेकेंड्स यूज किया गया है। तो वापस से मैं शो डेटाबेसेस यूज करता हूं। माईएसक्यूएल के अंदर आप एरो की यूज करते हो प्रीवियस कमांड को देखने के लिए, मतलब इससे मैंने दोबारा यहाँ पे डिस्प्ले कराने के लिए अपवर्ड एरो का यूज किया है। अच्छा, मैंने यहाँ पे गलती से सेम क्रिएट कमांड ही रिपीट किया है, मैंने कुछ दिखाने के लिए किया है कि आप देखिए मैंने जब दोबारा क्रिएट करने की कोशिश करी है BNPS, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। तो दोबारा एरो की यूज कर रहा हूं, शो डेटाबेसेस। शो डेटाबेसेस से अब आप यहाँ पे देखोगे कि आपका BNPS नाम से डेटाबेस क्रिएट हो गया है। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हो कि एक डेटाबेस है, माईएसक्यूएल हमारा डेटाबेस है जिसके अंदर ये सारे के सारे फोल्डर्स अवेलेबल है। माईएसक्यूएल के अंदर आप बहुत सारे फोल्डर्स बना सकते हो, मतलब डेटाबेस बना सकते हो, और बहुत सारे डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स बना सकते हो। क्या बना सकते हो, बहुत सारे टेबल्स बना सकते हो। तो मैंने अपने डेटाबेस को ओपन किया जिसका नाम है BNPS और रन कर दिया। यहां पे लिखा रहा है डेटाबेस चेंज, मतलब मैंने किसी डेटाबेस को सिलेक्ट किया है, उसे ओपन किया है इन सारे डेटाबेसेस में से। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं सिलेक्ट डेटाबेस, तो मुझे पता लग जाएगा कि मैं करेंटली कौन से डेटाबेस पे वर्क कर रहा हूं। एक और कमांड हम लोगों ने पढ़ा है शो टेबल्स। शो टेबल्स, तो यहां पे अभी क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट आ रहा है क्योंकि मैंने अभी सिर्फ डेटाबेस ही बनाया है बटुकनाथ पब्लिक स्कूल के नाम से, और उसके अंदर मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। कुछ टर्म्स है माईएसक्यूएल के टेबल से रिलेटेड, तो उसे भी थोड़ा क्लियर करते हैं। सबसे पहला टर्म है एट्रीब्यूट। माई एसक्यूएल के अंदर हम कॉलम्स नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। मतलब कॉलम को और एट्रीब्यूट भी बोला जाता है या फिर फील्ड भी बोला जाता है। ये आपको याद रखना होगा ताकि जब क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप उसे आंसर कर सको। नेक्स्ट है मेरा माईएसक्यूएल के अंदर टपल। टपल का मतलब होता है रो, है ना, या फिर रिकॉर्ड। माईएसक्यूएल के अंदर टपल बोला जाए, रो बोला जाए या फिर रिकॉर्ड बोला जाए, तीनों सेम है। माईएसक्यूएल के अंदर टेबल को रिलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिलेशन, या फिर एंटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटिटी। किसी टेबल को माईएसक्यूएल के अंदर रिलेशन या फिर एंटिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है मेरा डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है। डिग्री का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। मतलब एक टेबल के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स जितने भी होंगे वो उसकी डिग्री हो जाएगी। और नंबर ऑफ रोज क्या कहलाएगी, कार्डिनैलिटी। ये आपको ध्यान रखना है। कार्डिनैलिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ रोज। आप देखिए कार है, कार्डिनैलिटी मतलब नंबर ऑफ रोज। आप कैसे भी याद रख सकते हो। एक और टर्म है मेरे जिसके अंदर आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कब निकलता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा दो टेबल की हेल्प से ही निकाला जा सकता है, जिसका फॉर्मूला है रो इंटू में रो और कॉलम प्लस कॉलम, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकालने का फॉर्मूला क्या है,
रो इंटू में रो और कॉलम प्लस कॉलम। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक टेबल गिवन है, स्टूडेंट के नाम से एट्रीब्यूट क्या था, एट्रीब्यूट था कॉलम। तो यहां पे रोल नंबर क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूट। नेम क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूट हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूट। डेट ऑफ बर्थ और एवरेज भी हमारा क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, टपल्स क्या हो जाएंगे, टपल हमारे पास है ये रो 1, रो 2, रो 3, मतलब ये पूरा है ना, मतलब 101 रवित मैथ्स डेट ऑफ बर्थ और 85.5, ये फर्स्ट रो है, मतलब फर्स्ट टपल है ना, इस तरीके से। इसमें कितने रोज हैं, 3 रोज हैं, हेडिंग काउंट नहीं करते। नेक्स्ट है मेरा टेबल। तो टेबल हमारा क्या है, यहाँ पे ये रहा स्टूडेंट टेबल, जिससे हम और क्या बोलते हैं, रिलेशन या फिर क्या बोलते हैं, एंटिटी। मेरे साथ चीजों को रिपीट कीजिए ताकि वो आपको ध्यान में रहे, है ना, ताकि आपको बार बार ये याद ना करना पड़े। नेक्स्ट है डिग्री। डिग्री क्या बताया था, नंबर ऑफ कॉलम्स, क्या बताया था, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहां पे कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज। यहां पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3 रोज है, तो यहां पे आंसर कार्डिनैलिटी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कार्टिशियन प्रोडक्ट। कार्टिशियन प्रोडक्ट हमेशा दो टेबल से निकल सकता है, इसीलिए मैंने यहां पे एक और टेबल लिखा है जिसके अंदर डिपार्टमेंट है, 2 कॉलम है ना। तो कार्टिशियन प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या था, कार्टिशियन प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला था रो इंटू में रो और कॉलम प्लस कॉलम। तो यहां पे कितने रो हैं, 3 रोज हैं, और इस वाले टेबल में कितने रोज हैं, 4 रोज हैं। कॉलम ऊपर वाले टेबल में कितने हैं, 5, और नीचे वाले टेबल में हमारे पास 2 कॉलम है। तो 4 3 जा 12 है ना, और 5 2 7। मतलब अगर हम इन दोनों टेबल का कार्टिशियन प्रोडक्ट निकालें तो वो कैसे निकलेगा, उसके अंदर 12 रोज होंगे उस टेबल के अंदर, उस रिजल्ट के अंदर इन दोनों टेबल का जब कार्टिशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो उस टेबल के अंदर 12 रोज और 7 कॉलम होंगे। आप ये कैसे निकालते हो, कोडिंग के थ्रू आपको लिखना होता है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा डिपार्टमेंट। अगर आप ऐसा लिखते हो तो आप किसी भी टेबल का क्या निकाल सकते हो, कार्टिशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम माईएसक्यूएल के डेटा टाइप्स पढ़ने वाले हैं। माईएसक्यूएल के अंदर वैसे तो बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, बट जो डेटा टाइप्स हमें पढ़ना है हम सिर्फ उनकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला डेटा टाइप है हमारा इंटीजर डेटा टाइप। कौन सा डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप। तो माईएसक्यूएल के अंदर इंटीजर डेटा टाइप जो होता है वो 4 बाइट स्टोर करता है और अप टू 11 डिजिट को स्टोर कर सकता है, और भी ज्यादा रेंज को स्टोर करने के लिए माइस्क्वेल के अंदर बिग इंट यूज किया जाता है। इंट का मतलब इंटीजर है, जैसे कि किसी की एज, प्रोडक्ट की आईडी, क्रेडिट कार्ड का नंबर या फिर रोल नंबर, ये सारे कौन से डेटा टाइप को स्टोर करेंगे, इंटीजर डेटा टाइप को स्टोर करेंगे। अगर आप इस टेबल की बात करें तो यहां पे रोल नंबर कौन से डेटा टाइप को बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को। ये दो भी इंटीजर लग रहे होंगे बट ये इंटीजर नहीं है, आगे मैं आपको बताता हूं कैसे। नेक्स्ट है हमारा डेसिमल। क्या है हमारा, डेसिमल। डेसिमल का मतलब क्या होता है, पॉइंट वैल्यू, जो कि हमारे यहां पे एवरेज कॉलम की है। तो जब माईएसक्यूएल के अंदर आपको पॉइंट वैल्यू स्टोर करना है तो आप कौन सा डेटा टाइप यूज करते हो, डेसिमल यूज करते हो। क्या यूज करते हो, डेसिमल। जैसे कि एग्जांपल किसी टैक्स को स्टोर करना हो, या फिर कोई परसेंटेज स्टोर करना हो, या फिर किसी की नेट सैलरी स्टोर करनी हो, तो ऐसे केसेस में हम कौन सा डेटा टाइप यूज करते हैं, डेसिमल डेटा टाइप यूज करते हैं। यहां पे आप एक और चीज देख पा रहे हो, एम और डी, इसे मैं आगे और डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट जो डेटा टाइप है हमारा वो है डेट। माईएसक्यूएल के अंदर डेट के लिए भी डेटा टाइप यूज किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, और इसके अंदर भी जो डेटा है वो स्पेसिफिक फॉर्मेट में ही सेव किया जाता है। जैसे सबसे पहले क्या आएगा, ईयर, फिर मंथ, और फिर क्या आएगा, मेरा डेट आएगा। आप यहाँ पे एक स्पेसिफिक वैल्यू देख रहे हो, नल। नल का मतलब होता है एम्प्टीनेस, है ना। नल का मतलब है एब्सेंस ऑफ अ वैल्यू, मतलब जब आपको वैल्यू गिवन ही नहीं है, मतलब यहाँ पे हमें क्रिश की डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो हमने यहाँ पे क्या फिल किया हुआ है, नल फिल किया हुआ है ना। इसे माईएसक्यूएल इग्नोर ही करता है हर एक केस में, इसका कोई डेटा टाइप नहीं है। अगर क्वेश्चन में लिखा हो आफ्टर तो आपको ये वाला सिंबल यूज करना होता है, अगर लिखा हो बिफोर तो ये वाला सिंबल यूज करना है। डेट डेटा टाइप का क्या एग्जांपल हो सकता है, किसी की डेट ऑफ बर्थ, किसी का डेट ऑफ ज्वाइनिंग, है ना। एक है मेरा कैर, जो कि क्या होता है, फिक्स लेंथ कैरेक्टर है। क्या है हमारा, फिक्स लेंथ कैरेक्टर। माई एसक्यूएल के अंदर
अल्फाबेट को स्टोर करने के लिए, मतलब ABCD को स्टोर करने के लिए, स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए हम कैर या फिर वैरकैर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? कैर और वैरकैर का इस्तेमाल करते हैं। बट ये दोनों ही सेम चीज को स्टोर करने में हेल्प करता है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वैरकैर। तो कैर जो होता है वो हमारा फिक्स लेंथ कैरेक्टर होता है, ठीक है। और जो वैरकैर होता है वो वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर होता है। इसके अंदर माइस्क्यूएल में जेंडर को स्टोर करने के लिए क्या यूज करोगे? अल्फाबेट यानी कि कैर या फिर वैरकैर। एड्रेस को स्टोर करने के लिए, सब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए, नेम को स्टोर करने के लिए, इन सारी चीजों को स्टोर करने के लिए हम माइस्क्यूएल के अंदर कैर या फिर वैरकैर यूज करते हैं। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए हम लोगों ने एक कॉलम का नाम रखा है नेम, साइज दिया है 5, और एक कॉलम है जिसका नाम हम लोगों ने रखा है नेम और उसका भी साइज हम लोगों ने क्या दिया है? 5 ही दिया है। बट इस वाले केस में मैं डेटा टाइप किसका यूज कर रहा हूं? कैर का। और यहां पे क्या यूज कर रहा हूं? वेर कैर। और यूजर ने अपना नाम एंटर किया है, उसका नाम है काजू। अच्छा, तो अब आप डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान से देखिए। यहां पे क्या लिखा हुआ है? फिक्स लेंथ कैरेक्टर। अब इसका साइज क्या आएगा? मतलब जब हम लोग कैर यूज करते हैं तो साइज क्या आएगा? साइज यहां पे आ जाएगा मेरा 5। क्या आ जाएगा? साइज 5 आ जाएगा, क्योंकि ये कौन सा लेंथ है? फिक्स लेंथ कैरेक्टर है। मतलब यहां पे वेरिएबल के साइज से कोई मैटर नहीं करता। आपने पहले साइज डिक्लेयर 5 किया है, तो यहां पे कितने बाइट ऑक्यूपाई होंगे? 5 बाइट ही ऑक्यूपाई होंगे। बट वैरकैर के केस में काजू 4 डिजिट का है, 4 बाइट का, तो यहां पे कितने स्टोर किए जाएंगे? 4 बाइट स्टोर किया जाएगा। इसीलिए इसे वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर कहा जा रहा है, कि मतलब ये वेरिएबल के अकॉर्डिंग अपने साइज को शिफ्ट करता है। बट दोनों ही 5 डिजिट से ज्यादा बड़े नाम स्टोर नहीं कर सकते इस वाले एग्जाम्पल में। कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप वीडियो पॉज कीजिए, खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूं साथ साथ नोट डाउन कीजिए। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो वेबसाइट पे विजिट कीजिए, नोट्स को डाउनलोड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ अपने नोट्स को शेयर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? क्रिएट अ डेटाबेस ऑफ योर स्कूल नेम। मतलब आप एक डेटाबेस क्रिएट कीजिए अपने स्कूल के नाम से। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं। क्या कह रहा है? कि आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम है TSPS। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द एग्जिस्टिंग डेटाबेस। मतलब अपने एग्जिस्टिंग डेटाबेस को देखने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं? शो डेटा बेसिस। राइट अ क्वेरी टू ओपन योर डेटाबेस। मतलब अपने डेटाबेस को ओपन करने के लिए क्या लिखोगे? यूज और डेटाबेस का नाम। डी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डिस्प्ले द एग्जिस्टिंग टेबल इन अ डेटाबेस। तो इसका आंसर होगा, पहले तो आप अपने डेटाबेस को ओपन करेंगे, तो मैंने दोबारा लिखा है यूज TSPS, और नेक्स्ट में आप लिखेंगे शो टेबल्स। आपने क्या लिखा? शो टेबल्स, जिससे आपका डेटाबेस क्या हो जाएगा? डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ एवरेज कॉलम। व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ एवरेज कॉलम। तो इस वाले केस के अंदर जो डेटा टाइप का जो एवरेज कॉलम है उसका डेटा टाइप है डेसिमल, है ना। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द करंट डेटाबेस। करंट डेटाबेस को देखने के लिए क्या करते हैं? सिलेक्ट डेटा बेस और राउंड ब्रैकेट, है ना। तो एफ का आंसर क्या हो जाएगा? एफ का आंसर हो जाएगा सिलेक्ट डेटा बेस। मेथड का साइन, फंक्शन का साइन, और फिर टर्मिनेट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट डाउन द डेटा टाइप ऑफ ऑल द कॉलम। हर एक कॉलम का डेटा टाइप बताइए। तो मैं यहां पे लिख देता हूं डायरेक्ट, इंटीजर है ये, वैरकैर है ये, या फिर कैर। और ये भी हमारा वैरकैर या फिर क्या हो जाएगा? कैर हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ का डेटा टाइप क्या हो जाएगा? हमारा डेट। और एवरेज का क्या हो जाएगा? डेसिमल। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि राइट एनी 3 एट्रीब्यूट नेम ऑफ द एंटिटी। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता रखा है, एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? कॉलम, और एंटिटी मतलब होता है टेबल। तो यहां पे कह रहा है कि अपने टेबल में से कोई भी 3 कॉलम के नाम लिखिए। तो एच का आंसर लिखता हूं मैं रोल नंबर,
नेम और सब्जेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, हाउ इज द डेटा टाइप ऑफ रोल डिफरेंट फ्रॉम एवरेज। तो एक यहां पे मतलब है कि रोल नंबर एवरेज से कैसे डिफरेंट है डेटा टाइप के टर्म्स में। तो एक हमारा इंटीजर डेटा टाइप है और दूसरा हमारा क्या है, डेसिमल डेटा टाइप को बिलोंग करता है। व्हाट इज द डिग्री एंड कार्डिनैलिटी ऑफ स्टूडेंट टेबल गिवन हियर। तो कार्डिनैलिटी मतलब क्या बताया था मैंने, कार मतलब नंबर ऑफ रोज, तो यहाँ पे रोज कितने हैं, 3 रो है ना, हेडिंग को आपको इग्नोर करना है। और डिग्री कितने हैं, 5। डिग्री मतलब क्या था, कॉलम, कॉलम कितना है यहाँ पे, 5 है। तो मैंने यहाँ पे कितना कॉलम्स लिख दिए, 5 कॉलम्स लिख दिए। स्टार्टिंग में मैंने आपको यहाँ पे माई एसक्यूएल में शो किया था, माई एसक्यूएल की स्टार्टिंग में जब मैंने यहाँ पे शो टेबल्स किया था तो आंसर आ रहा था एम्प्टी सेट, है ना। अब हम माई एसक्यूएल के अंदर एक टेबल क्रिएट करते हैं, है ना। तो एक टेबल हमारे पास गिवन है। तो माइस्क्वेल के अंदर टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, माइस्क्वेल के अंदर टेबल क्रिएट करने का सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है। जहां पे आपको लिखना है क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, फिर उसके कॉलम के नेम, उसका डेटा टाइप और साइज, और कॉन्स्टेंट भी यूज करते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है क्रिएट टेबल स्टूडेंट, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। ये क्या है, ये टेबल क्रिएट करने की क्वेरी है। आप देखिए हम सामने जो क्वेश्चन गिवन है, जो टेबल गिवन है उसी की क्वेरी लिख रहे हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। पहले कॉलम का नाम क्या है, रोल नंबर, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, रोल नंबर। उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। और फिर हम क्या लिख रहे हैं, प्राइमरी की। प्राइमरी की एक कांस्टेंट होता है, प्राइमरी की क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट करता क्या है, मैं आपको प्राइमरी की दो बातें बताता हूं। प्राइमरी की कभी भी वैल्यू रिपीट होने नहीं देता है। क्या नहीं होने देता, वैल्यू रिपीट नहीं होने देता। क्या आपकी क्लास में दो बच्चों के रोल नंबर सेम है, दो बच्चे का नाम सेम हो सकता है, बट रोल नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, जो उन दोनों को क्या बना रहा है क्लास के अंदर, यूनिक बना रहा है। तो प्राइमरी की का भी मेन काम यही है कि वो आपके टेबल के अंदर एक किसी भी कॉलम को यूनिक बनाता है, ताकि आप डिफरेंशिएट कर सके और किसी स्पेसिफिक रो को आइडेंटिफाई कर सके। तो रोल नंबर को मैंने क्या किया, प्राइमरी की, एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होता है जो कि नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता। नेक्स्ट जो कॉलम है वो है हमारा नेम, वेर केयर, और यहां पे मैंने साइज प्रोवाइड किया है 30। 30 का मतलब क्या है, आप लोगों ने कोई फॉर्म फिल किया होगा, उसके अंदर आपने देखा होगा मोबाइल नाम से एक कॉलम होता है, उसके अंदर कितने बॉक्स बने होते हैं, 10 या फिर 12 बॉक्सेस होते हैं। तो वो क्या है, उसकी लेंथ है, वो उसका साइज है। यहां पे हम कह रहे हैं कि किसी भी बच्चे का नाम 30 कैरेक्टर से बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे कितने बॉक्सेस हैं, 30 बॉक्सेस है हमारे पास। और वेरकेर क्या था हमारा, वेरिएबल लेंथ, मतलब ये वेरिएबल के साइज के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर पाएगा, रिड्यूस कर पाएगा, एक्सटेंड नहीं कर सकता। मतलब 30 से बड़ा नाम नहीं हो सकता, बट 30 से कम हुआ तो ये स्पेस को बचाएगा। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट कॉलम, जिसका डेटा टाइप हम लोगों ने वेरकेर का क्या लिया है, 15 लिया है। नेक्स्ट हमारा डीओबी, जो कि कॉलम का नाम है, और इसका डेटा टाइप क्या है हमारा, डेट। एक और हमारा कॉलम है एवरेज, जिसका डेटा टाइप क्या है हमारा, डेसिमल, और डेसिमल का साइज यहां पे लिखा हुआ है। इस साइज पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे टोटल साइज कितना है, 5,2। क्या साइज है हमारा, 5,2। अच्छा, आप एज्यूम कीजिए किसी बच्चे के मैक्सिमम मार्क्स कितने आ सकते हैं। किसी बच्चे के मैक्सिमम मार्क्स क्या हो जाएंगे, 100 आ जाएंगे, है ना। मतलब इसी तरीके से लिख सकते हो, पॉइंट के बाद नॉर्मली लोग दो ही जीरो यूज करते हैं, है ना। तो यहां पे टोटल साइज कितना हो गया इसका, टोटल लेंथ कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। तो यहां पे आ गया मेरा 5। और पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, 2 डिजिट आ रहे हैं। कितने डिजिट आ रहे हैं, 2 डिजिट आ रहे हैं। पॉइंट से पहले कितने डिजिट आ रहा है, पॉइंट से पहले मेरा 3 डिजिट आ रहा है। तो ये हमने यहां पे स्पेसिफाई किया है कि टोटल लेंथ कितनी है, 5, जिसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट और पॉइंट से पहले 3 डिजिट आ सकते हैं। तो माइस्क्यूएल के अंदर टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने यहां पे लिखा है क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम जो कि क्या है मेरा, स्टूडेंट। अच्छा, आप ये सारी के सारे क्वेरी को ना एक लाइन में लिख सकते हो, और चाहो तो लाइन चेंज करके भी लिख सकते हो, है ना। अच्छा, पहले यहां पे एक ब्रैकेट आता है ना, जो ब्रैकेट लास्ट में क्लोज किया जाता है। जो सबसे फर्स्ट कॉलम है वो है मेरा रोल नंबर, इसका डेटा टाइप लिखा मैंने, और यहां पे मैंने क्या लिखा, प्राइमरी की, है ना। प्राइमरी की एक टेबल में एक ही हो सकता है, जो वैल्यू रिपीट होने नहीं देता और नल वैल्यू को भी एक्सेप्ट नहीं करता। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा।
अच्छा, नेक्स्ट कॉलम है मेरा नेम, जिसका डेटा टाइप है वैरकर, और इसका साइज मैंने यहाँ पे 35 ले लिया है। साइज आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है सब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो चेंज मत करना, अगर गिवन नहीं होता तो अपनी मर्जी से आप कुछ भी साइज ले सकते हो। सब्जेक्ट का डेटा टाइप भी क्या है हमारा वैरकर। वैरकर का मैंने यहाँ पे साइज दिया है 15, फिर कॉमा, हर एक रो के बाद कॉमा आता है ना, हर एक कॉलम के लिए कॉमा यूज किया जा रहा है यहाँ पे। फिर लिखा मैंने डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए जो डेटा टाइप है वो क्या है मेरा डेट। और नेक्स्ट है मेरा एवरेज कॉलम, है ना, एवरेज कॉलम, जिसके लिए हम डेसिमल साइज यूज कर रहे हैं। इसका साइज दिया मैंने 4,2, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट से पहले 3 डिजिट। ब्रैकेट क्लोज, जिस ब्रैकेट को हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसी ब्रैकेट को लास्ट में क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। आप ये सारा का सारा एक लाइन में भी लिख सकते हो, और चाहो तो डिफरेंट लाइन जैसे मैं यूज कर रहा हूं वैसे भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे एंटर करता हूं, क्वेरी ओके हो गई। इसका मतलब है कि हमारा डेटाबेस जो है उसके अंदर एक टेबल क्रिएट हो चुका है। चलिए चेक करते हैं। मैं एरो की यूज कर रहा हूं, अपवर्ड एरो, ताकि मैं कोड को क्या कर सकूं, रीयूज कर सकूं। यहाँ पे शो टेबल्स जो मैंने पहले ही रन कर रखा था उसे मैं यहाँ पे रिपीट कर पा रहा हूं, किसकी हेल्प से, एरो की हेल्प से। अब यहाँ पे लिखा हुआ है शो टेबल्स, मैं एंटर करता हूं, यहाँ पे क्या आउटपुट आ रहा है, टेबल इन बीएनपीएस, कौन सा है, स्टूडेंट टेबल, जिसे जस्ट मैंने अभी अभी बनाया है, वो टेबल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अभी इस टेबल के अंदर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक क्वेरी लिखता हूं, इसे मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं आपसे कि मैंने क्या लिखा है। मैंने यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, जिससे स्टूडेंट के अंदर जितने भी क्वेरी रिकॉर्ड्स होंगे ना वो डिस्प्ले हो जाएंगे। बट अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर प्रिपेयर्ड किया है, उसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किया है। टेबल के स्ट्रक्चर को देखने के लिए कमांड यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं डिस्क्राइब, और टेबल का नाम क्या है मेरा, स्टूडेंट। मैंने जैसे ही इसे रन किया आप एक आउटपुट देख पा रहे हैं। आप चाहो तो डिस्क्राइब लिखो, चाहो तो डीईएससी भी लिख सकते हो, डीईएससी, और फिर स्टूडेंट, जो भी आपके टेबल का नाम है, दोनों से सेम ही आउटपुट आएगा। आप यहां पे ध्यान दीजिए, डिस्क्राइब से होता क्या है, डिस्क्राइब से आपके टेबल का स्ट्रक्चर डिस्प्ले होता है। जैसे कि फील्ड, फील्ड का मतलब क्या बताया था स्टार्टिंग में, कॉलम, मतलब आपके टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम यूज हो रहे हैं, रोल नंबर यूज हो रहा है, नेम यूज हो रहा है, सब्जेक्ट, डेट ऑफ बर्थ और एवरेज, यानी एक तरफ क्या आ रहा है, कॉलम आ रहा है। टाइप का मतलब है डेटा टाइप, इंटीजर, वैरचर, जो भी आपने मेंशन किया था वो यहाँ पे आ रहा है। क्या ये नल वैल्यू को स्टोर करेगा, नो। मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में कि जब आप प्राइमरी की यूज करते हो तो वो कोई भी नल वैल्यू को इग्नोर करता है, और ये थोड़े और इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट स्टेप है मेरा किसी भी टेबल के अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट करना। तो रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करते हैं, रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए आप, मैंने यहां पे लिखा है इंसर्ट इनटू, मैंने क्या लिखा है, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है आपके, स्टूडेंट, तो आप यहां पे टेबल का नाम मेंशन करते हो, और आप यहां पे क्या इंसर्ट करने वाले हो, वैल्यूज इंसर्ट करने वाले हो, तो आपने यहां पे वैल्यूज लिखा है। अगर आप एस नहीं लिखोगे तो एरर आ जाएगा। फिर यहां पे वैल्यूज लिखा हुआ है 103, मोनू, मैथ्स और डेट ऑफ बर्थ, और ये, है ना। अगर मैं इसे रन करता हूं, अगर मैं सेम इसे एज इट इज रन करता तो एरर आ जाता, क्योंकि 103 तो यहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है, और उस पर मैंने क्या लगा रखा था, प्राइमरी की लगा रखा था। क्या लगा रखा था, प्राइमरी की लगा रखा था। एक और तरीका है जो नॉर्मली पेपर के अंदर आता है, कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक कॉलम में ही वैल्यू इंसर्ट करनी है, जैसे कि आपको सिर्फ रोल नंबर इंसर्ट करना है और स्टूडेंट का नाम इंसर्ट करना है, बाकी जो 3 कॉलम है उससे कोई लेना देना नहीं है, या मतलब जितने भी कॉलम उसके अंदर है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आप सिर्फ 2 ही वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो, तो आप क्या लिखते हो, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम, कॉलम का नाम, और वैल्यूज लिखने के बाद वो वैल्यूज आप इंसर्ट कर देते हो। इसमें होगा क्या, बाकी सारी की सारी वैल्यूज जो है वो नल आ जाएगी। क्या आ जाएगी, नल आ जाएगी, है ना। अच्छा, एक बात का ध्यान रहे, यहां पे मैंने किसी डेटा के ऊपर कोट लगाया है, मतलब सिंगल या डबल दोनों सेम है, तो मैं किसी डेटा पे कोट लगा रहा हूं, किसी पे नहीं लगा रहा हूं। तो ये कैसे काम करता है, माइस्क्ल के अंदर आप वेरकर और कैर के ऊपर, डेट के ऊपर क्या लगाते हो, कोट लगाते हो। नल को इग्नोर करना, नल के ऊपर कोई भी कोट नहीं आता है। तो मैं यहां पे रिकॉर्ड इंसर्ट करके दिखाता हूं। मैंने लिखा है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, और यहां पे सबसे पहले रोल नंबर पास करते हैं, तो मैंने 101 पास किया है, और नेम यहां पे मान लो मैंने लिख दिया है रोहित, और यहां पे सब्जेक्ट मैंने लिख दिया है, सपोज कीजिए मैंने यहां पे लिख दिया है CS, और डेट ऑफ बर्थ लिख लेते हैं, और मैं बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूं तो मेरा एवरेज लगा देते हैं 45, और रन कर दिया। यहां पे फिर से क्या आ गया, क्वेरी ओके,
अब मैं आपको सेम वो वाली क्वेरी रन करके दिखा रहा हूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम में क्या स्टूडेंट, तो आप रन करेंगे तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है जिसकी वैल्यू आपने प्रोवाइड की थी। एक और जो एग्जांपल मैंने आपको दिखाया था जिसके अंदर हम यूज कर रहे थे स्पेसिफिक कॉलम के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करना, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं चाहता हूं कि सिर्फ रोल नंबर इंसर्ट हो क्योंकि मैं रोल नंबर को स्किप नहीं कर सकता, और नेम इंसर्ट हो, और मैंने यहाँ पे लिखा है वैल्यूज, इसमें नेम रख देते हैं, यहाँ पे मैंने रखा है काजू, और नहीं, पहले मुझे रोल नंबर मेंशन करना है तो मैंने यहाँ पे रोल नंबर मेंशन किया है 102, सेम करूंगा तो एरर आ जाएगा, और मैंने यहाँ पे नाम रखा है काजू। अब इसे रन करते हैं, मैंने आपको बताया था कि इससे क्या होगा, सिर्फ नेम और रोल नंबर ही इंसर्ट होगा, बाकी सारी की सारी वैल्यू किससे रिप्रेजेंट की जाएगी, नल से रिप्रेजेंट की जाएगी। तो आप देखिए काजू में क्या आ रहा है, नल आ रहा है, और डेट ऑफ बर्थ में भी क्या आ रहा है, नल आ रहा है, और एवरेज कॉलम में भी क्या आ रहा है, नल ही आ रहा है। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था की के बारे में, है ना, प्राइमरी की। तो माई एसक्यूएल के अंदर बहुत सारे कीज यूज होते हैं। इस टॉपिक को करने से पहले मैंने आपके सामने दो टेबल रखा हुआ है, एक टेबल का नाम है एम्प्लॉय और एक टेबल का नाम है डिपार्टमेंट। दो टेबल है, एक है हमारा एम्प्लॉय और एक क्या है हमारा डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय टेबल के अंदर, है ना, कौन कौन से कॉलम यूनिक है, आपको क्या बताना है, कौन सा कॉलम यूनिक है, मतलब जो रिपीट हो ही नहीं सकता। क्या दो चार एम्प्लॉइज के एक्सपीरियंस सेम नहीं हो सकते, हो सकते हैं, है ना। तो यहां पे कौन सा कॉलम यूनिक हो सकता है, सबसे पहले मुझे लग रहा है कि हमारा ई नंबर क्या होगा, यूनिक हो सकता है, वो रिपीट नहीं होगा। एम्प्लॉय का नाम रिपीट हो सकता है, इनफैक्ट मेरी क्लास के अंदर 3 ध्रुव है ना। अच्छा, एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस सेम हो सकता है, हाँ हो सकता है, तीनों ध्रुव ने एक ही बार ज्वाइन किया हो कंपनी, है ना, तो तीनों का एक्सपीरियंस भी क्या होगा, सेम होगा। हो सकता है कि बहुत सारे इंप्लॉइज की सैलरी क्या हो, सेम हो या डिफरेंट भी हो सकता है, बट यूनिक नहीं है ना। डिपार्टमेंट नंबर वैसे तो यूनिक हो सकता है, बट यहां पे मैंने खुद ही रिपीट कर रखा है तो ये भी हमारा क्या नहीं होगा, यूनिक नहीं होगा। आधार नंबर बिल्कुल यूनिक होगा, पैन नंबर बिल्कुल यूनिक होगा, है ना। अच्छा, तो माई के अंदर कीज कितने तरीके के होते हैं, है ना। सबसे पहले बात करते हैं हम कैंडिडेट की, किसकी बात कर रहे हैं, कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, कैंडिडेट की डेफिनेशन लिखी हुई है कि अ कॉलम दैट कैन सर्व एज अ प्राइमरी की, मतलब वो कॉलम जो प्राइमरी की बनने के लायक है। मैं रिपीट करता हूं, वो कॉलम्स जो क्या बन सकते हैं, प्राइमरी की बन सकते हैं। आप देखो ये भी यूनिक है तो ये प्राइमरी की बन सकता है ना। आधार नंबर भी यूनिक है तो ये क्या बन सकता है, प्राइमरी की बन सकता है। पैन नंबर भी क्या है मेरा, यूनिक है तो ये क्या बन सकता है, प्राइमरी की बन सकता है। लेकिन स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता रखा है कि प्राइमरी की रिपीट नहीं होता, मतलब एक ही होता है। किसी भी टेबल में कितने प्राइमरी की हो सकते हैं, एक ही हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या प्राइमरी की बन सकते हैं, नहीं, बट ये सारे एलिजिबल हैं क्या, बनने के लिए प्राइमरी की, इसीलिए इन्हें क्या कहा जा रहा है, कैंडिडेट की कहा जा रहा है। मतलब ये सब क्या बन सकते हैं, प्राइमरी की बन सकते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं ई नंबर हमारा क्या है, प्राइमरी कैंडिडेट की, आधार नंबर और पैन नंबर ये मेरा क्या है, कैंडिडेट की है। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करते हैं कि हम लोगों ने प्राइमरी की किसे बना दिया, हम लोगों ने ई नंबर को प्राइमरी की बना दिया, हम लोगों ने क्या बना दिया, ई नंबर को प्राइमरी की बना दिया। ये हमारे ऊपर ही होता है तो हमने ई नंबर को क्या बना दिया, प्राइमरी की बना दिया। तो प्राइमरी की होता क्या है, प्राइमरी की ग्रुप ऑफ वन और मोर कॉलम है, मतलब ऐसा सिचुएशन आ जाए जहां पे कोई भी कॉलम यूनिक नहीं है तो हम दो कॉलम को मिला के एक यूनिक आइडेंटिटी बनाते हैं जिससे कोई भी वैल्यू रिपीट ना हो, उसे हम कंपोजिट की कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपोजिट की, मतलब दो कॉलम को मिला के अगर प्राइमरी की बनाया जाएगा तो उसे हम कंपोजिट की कहते हैं। बट यहां पे हम लोगों ने किसे प्राइमरी की बना दिया, ई नंबर को प्राइमरी की बना दिया। क्या बना दिया, ई नंबर को प्राइमरी की बना दिया। तो बेचारे आधार नंबर और पैन नंबर क्या नहीं बन पाए, प्राइमरी की नहीं बन पाए। तो ऐसे कीज को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट की कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट की कहते हैं। यहां पे एक और टेबल है डिपार्टमेंट के नाम से, क्या है, डिपार्टमेंट के नाम से। यहां पे कॉलम है डी नंबर और डी नेम। लेकिन एक मिनट, ये डी नंबर तो यहां भी है और यहां भी है, मतलब एक कॉलम जो दोनों टेबल में
सेम है। इसे ही तो हम रिलेशनल मॉडल कह रहे थे ना, इसे हम क्या कह रहे थे, रिलेशनल मॉडल कह रहे थे। तो ये कहलाता क्या है बच्चे, यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पे वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, क्या नहीं हो रही, रिपीट नहीं हो रही। तो डिपार्टमेंट टेबल में ये डी नंबर मेरा क्या होगा, प्राइमरी की। अभी तो आपने बोला कि प्राइमरी की एक ही हो सकता है, लेकिन बच्चे मैंने आपको बताया है कि एक टेबल में एक हो सकता है। ये डिपार्टमेंट तो दूसरा टेबल है, देखो मैंने डिवाइडर बनाया ना, बॉर्डर खींच रखा है यहाँ पे, पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर बना हुआ है ना, येलो कलर से। तो ये कौन सा टेबल है, ये दूसरा टेबल है जिसके अंदर डी नंबर अलग कॉलम है। बट ये डी नंबर और ये डी नंबर आपस में कॉमन है। यहां पे ये डी नंबर क्या हो जाएगा, प्राइमरी की हो जाएगा, और यहां पे क्या होगा, ये मेरा फॉरेन की हो जाएगा, क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान के बाहर रहता है। मजाक कर रहा हूं। फॉरेन की वो नॉन की एट्रीब्यूट है जो दो टेबल्स को आपस में क्या करता है, ज्वाइन करने में हेल्प करता है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, फॉरेन की कहते हैं। अगेन आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको बता देता हूं, जैसे कि जी पार्ट आपको समझा देता हूं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर आप क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक डेटाबेस, यहाँ पे टेबल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट टेबल क्रिएट नहीं हो रहा। रीजन ये हो सकता है क्योंकि उसने डेटाबेस को क्या नहीं किया होगा, ओपन नहीं किया होगा। क्या नहीं किया होगा, डेटाबेस को ओपन नहीं किया होगा। अगर आप बिना डेटाबेस को ओपन किए कोई टेबल क्रिएट करते हो तो भी क्या आएगा, एरर आएगा, है ना। और एरर तो नहीं आता, एक मैसेज आता है कि नो डेटाबेस सिलेक्टेड। अच्छा, और एक ये क्वेश्चन बता देता हूं, यहां पे कह रहा है कि अगर अमित ने एक कॉलम को डिक्लेयर किया है साइज 20 और 6, तो क्या साइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा था, पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे, 6 डिजिट आएंगे, और पॉइंट से पहले फिर कितने डिजिट हो जाएंगे, 14 डिजिट, क्योंकि टोटल साइज कितना दे रखा है, 20 मेंशन है। यहां पे एक और क्वेश्चन है जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, जो कि ये टेबल है, क्रिएट द फॉलोइंग टेबल न्यूट्रिएंट्स। आप नॉर्मली बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे 3 कॉलम है, कॉलम नेम, डेटा टाइप और कांस्टेंट, बट ये हमारा कॉलम का नाम नहीं है। यहाँ पे टेबल के ना स्ट्रक्चर को दिखाया जा रहा है। क्या दिखाया जा रहा है, टेबल के स्ट्रक्चर को। याद होगा जब मैंने डिस्क्राइब स्टूडेंट लिखा था तो कुछ ऐसा ही आउटपुट आ रहा था, जहां पे कॉलम नेम की जगह पे फील्ड लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, फील्ड लिखा हुआ था। तो यहाँ पे कॉलम का नाम है फूड नेम और कैलोरी। इसका आंसर लिखते हैं, क्या आएगा, हमने लिखा क्रिएट टेबल, टेबल का नाम है न्यूट्रिएंट्स। आप कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है ना। फूड आइटम, बट आप एक सिंटेक्स फॉलो करोगे तो आपके लिए बेटर होगा। और मैंने लिखा है वेरकेर। यहाँ पे साइज देखो पहले से मेंशन है, तो आप अपना दिमाग मत लगाना, जो मेंशन होगा वही लिखना। और मैंने यहाँ पे लिखा प्राइमरी की, स्टार्टिंग में एक ब्रैकेट आता है, यहाँ पे मैंने लिया कॉमा, और नेक्स्ट कॉलम का नाम है कैलोरी। मैंने यहाँ पे कैलोरी लिख दिया है, और डेटा टाइप मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे इंटीजर लिखा हुआ है, बट मैं यहाँ पे इंट पास कर रहा हूँ, और ब्रैकेट क्लोज करके मैंने क्या कर दिया, टर्मिनेट। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारा टू रिमूव द टेबल इन माई एसक्यूएल। अभी तो आपने टेबल बनाया था, अब उसे अगर रिमूव करना हो तो कैसे करोगे। तो सिंपल सा तरीका है, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम। क्या लिखना है आपको, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम। जैसे इस केस में हमें क्या करना है, एक टेबल डिलीट करना है जिसका नाम क्या है, पेशेंट। ये एग्जांपल के लिए बस, तो हम लोगों ने लिखा ड्रॉप टेबल पेशेंट, तो इससे क्या हो जाएगा, टेबल डिलीट हो जाएगा। अच्छा, एक है टू रिमूव द डेटाबेस इन माई एसक्यूएल, है ना। तो यहां पे लिखा हुआ है ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। टेबल को डिलीट करने के लिए क्या लिखा जा रहा है, ड्रॉप टेबल, और डेटाबेस को डिलीट करने के लिए ड्रॉप डेटाबेस। नॉर्मल है ना। अच्छा, यहां पे लिखा मैंने ड्रॉप डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम क्या है, बीएनपीएस। मैं एक चीज रिकॉल करवाता हूं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, डेटाबेस का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक तरह का फोल्डर है ना, जहां पे डेटा स्टोर हो रहा है। माई एसक्यूएल के अंदर आप बहुत सारे डेटाबेस बना सकते हो, है ना। और हर एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल हो सकते हैं, और टेबल के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, मतलब रोज होते हैं। क्या होते हैं, हमारे रोज होते हैं। तो अगर आपने ड्रॉप टेबल पेशेंट कर दिया तो वो पूरी की पूरी टेबल क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। कौन सी, सिर्फ पेशेंट वाली। बट अगर आपने डेटाबेस डिलीट किया है तो उस डेटाबेस के अंदर जितने टेबल्स होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने डेटाबेस को डिलीट किया, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने फोल्डर डिलीट कर दिया तो उसके अंदर जितनी भी मूवीज पड़ी है, जो भी डेटा है, वो भी तो डिलीट हो जाएगा ना। सेम कंसेप्ट है यहां पे भी।
अच्छा, टू रिमूव स्पेसिफिक रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल, अगर आपको रिकॉर्ड को डिलीट करना है, मतलब एक टेबल के अंदर सिर्फ रमन की वैल्यू को डिलीट करना है, तो कैसे करोगे? यहां पे मैंने लिखा है डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट, वेयर नेम इक्वल टू क्या? रमन, मतलब मैं यहां पे क्या रिमूव कर रहा हूं? रमन को रिमूव कर रहा हूं। तो क्या इस रिकॉर्ड को डिलीट करने से पूरी की पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी? नहीं, उस टेबल में से पर्टिकुलर सिर्फ क्या डिलीट हो जाएगा? रमन का रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। अगर यहां पे मैं वेयर कंडीशन ना लिखूं और यहीं पे टर्मिनेट कर दूं, तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं हमारे टेबल के अंदर वो सारे डिलीट हो जाएंगे, है ना? पेपर में यह भी पूछा जाता है कई बार कि डिलीट और ड्रॉप में क्या डिफरेंस है। तो डिलीट से सिर्फ क्या डिलीट होता है? रो डिलीट होता है, स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होता। जबकि अगर आप ड्रॉप यूज करोगे तो वो रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएगा, पूरी की पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी, उसके साथ साथ उसका स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाएगा। और अगर आपने गलती से डेटाबेस ही डिलीट कर दिया तो सब कुछ ही डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल करता क्या है? एक बहुत ही पॉपुलर और यूजफुल टूल है ऑल्टर टेबल। टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करने में हेल्प करता है। आप यहां पे देखिए ध्यान से, सबसे पहला जो कमांड है इसके अंदर वो क्या है? ऐड, मॉडिफाई, चेंज और ड्रॉप। एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला हमारा ऐड है। तो ऐड क्या करने में हेल्प करता है? किसी कॉलम को ऐड करने में हेल्प करता है। जैसे इस वाले केस के अंदर इसका सिंटेक्स देखते हैं। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, मतलब आप किस टेबल को ऑल्टर करना चाहते हैं उसकी बात कर रहा है। और ऐड करना चाह रहे हो, ऐड क्या करना चाह रहे हो? नए कॉलम को ऐड करना चाहते हो, तो नए कॉलम का नाम और उसका उसका डेटा टाइप और साइज भी मेंशन करना होता है। एग्जाम्पल के लिए आपको करना है टू ऐड अ न्यू कॉलम नेम मोबाइल नंबर ऑफ इंटीजर डेटा टाइप, मतलब आपको क्या करना है? एक नया कॉलम ऐड करना है मोबाइल नंबर के नाम से, किस डेटा टाइप के अकॉर्डिंग? इंटीजर डेटा टाइप के अकॉर्डिंग। तो आंसर लिखा है मैंने ऑल्टर टेबल। टेबल का नाम क्या है हमारा? स्टूडेंट। अब हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो हमने यहां पे क्या लिखा है? ऐड मोबाइल नंबर, और डेटा टाइप क्या लिखा है मैंने? इंट। इंट में साइज देने की जरूरत नहीं होती है, इसी रीजन से सिर्फ इंट लिख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा रीनेम। रीनेम के लिए क्या सिंटेक्स यूज हो रहा है? ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम इतना कांस्टेंट है, उसके बाद ही चेंज हो रहा है। यहां पे मुझे कॉलम का नाम चेंज करना है, तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? चेंज पुराना नाम, नया नाम और डेटा टाइप। पुराना नाम, नया नाम और डेटा टाइप। एग्जांपल देखते हैं। यहां पे हम लोगों ने क्या करना है? मोबाइल नंबर को कांटेक्ट से चेंज करना है। किससे चेंज करना है? मोबाइल नंबर को कांटेक्ट से चेंज करना है। तो आप नोटिस करेंगे मैंने क्या लिखा है? ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, चेंज कर दो पुराना नाम नया नाम, मतलब मोबाइल को कांटेक्ट में, और डेटा टाइप क्या है? अभी भी इंटीजर ही है। नेक्स्ट आता है मेरा टू रिमूव अ स्पेसिफिक कॉलम। अभी तक हम लोग डेटाबेस डिलीट कर चुके हैं, टेबल डिलीट कर चुके हैं, रिकॉर्ड को डिलीट कर चुके हैं। जब मैं स्पेसिफिक कॉलम को डिलीट करना चाहता हूं तो स्पेसिफिक कॉलम कैसे डिलीट होगा? स्पेसिफिक कॉलम को डिलीट करने के लिए यूज किया जा रहा है यहां पे ड्रॉप का। किसके साथ? ऑल्टर के साथ। राइट अ क्वेरी टू रिमूव अ कॉलम कॉन्टैक्ट। क्या रिमूव करना है हमें? कॉन्टैक्ट नाम का कॉलम रिमूव करना है। तो आंसर क्या होगा? ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, और हमने ड्रॉप कर दिया कॉन्टैक्ट को, जिससे हमारा कॉन्टैक्ट जो कॉलम है वो क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल हमारा मॉडिफाई का भी देख लेते हैं। जिस एग्जाम्पल के लिए मुझे यहां पे जो जेंडर है उसका डेटा टाइप चेंज करना है, किसमें? कैर में। किसमें चेंज करना है? कैर में। तो यहां पे चेंज यूज नहीं होता है, यहां पे क्या यूज होता है? मॉडिफाई यूज होता है। क्या यूज होता है? मॉडिफाई यूज होता है। आपने क्या लिखा? ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, मॉडिफाई कर दो जेंडर कॉलम को, जो कि पहले क्या था? वेर कैर। अब क्या कर दो? कैर। और साइज क्या दिया है हम लोगों ने? 1 साइज दिया है। क्या साइज दिया है? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अपडेट, जो कि क्या करता है? टेबल के अंदर की वैल्यूज को चेंज करता है। किसको चेंज करता है? अंदर के वैल्यूज को चेंज करता है। ऑल्टर बेसिकली स्ट्रक्चर चेंज करता है, जबकि अपडेट जो है अंदर की वैल्यूज को अपडेट करने में हेल्प करता है। इसका सिंटेक्स देखते हैं क्या है? अपडेट टेबल का नाम, सेट जिस कॉलम को करना है, जिस वैल्यू से करना है, और अगर कोई कंडीशन है तो वो भी लिखते हैं। वेयर के अंदर आप क्या मेंशन करते हो? कंडीशन को मेंशन करते हो। एग्जांपल देखते हैं। राइट अ क्वेरी। क्वेरी का मतलब क्या था? डेटाबेस के लिए रिक्वेस्ट, है ना? टू चेंज द मार्क्स ऑफ रमन टू 100, मतलब रमन के मार्क्स को क्या कर देना है? 100 कर देना है। तो मैंने क्या लिखा है? अपडेट स्टूडेंट। यहां तक क्या आएगा? अपडेट, फिर टेबल का नाम,
सेट कर दिया क्या, मार्क्स को 100, क्या कर दिया, मार्क्स को 100 कर दिया। कंडीशन क्या है, रमन के मार्क्स, तो मैंने लिखा वेयर नेम इक्वल टू रमन, यहां पे एस नेम की जगह पे हमें नेम लिखना होगा, है ना। तो नेम आपको हमेशा टेबल के अंदर जो नाम लिखा हुआ है उसे ही प्रायोरिटी देनी है। तो नेम इक्वल टू क्या आ गया, यहां पे रमन आ गया। मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करता हूं, जब भी आप MySQL के अंदर इन्हें चेंज करना हो, जितना मैंने हाईलाइट किया है, अगर अगर आपको MySQL के अंदर उन्हें चेंज करना है तो आप क्या यूज करोगे, ऑल्टर यूज करोगे। और अगर MySQL के अंदर इन्हें अपडेट करने के लिए या फिर चेंज करने के लिए कहा जाता है तो वहां पे आप अपडेट यूज करते हो, क्या यूज करते हो, अपडेट यूज करते हो। पहला एग्जांपल आपको अपडेट का दिखाता हूं, मैंने यहां पे लिखा अपडेट स्टूडेंट, क्योंकि टेबल का नाम क्या है हमारा, स्टूडेंट, और मैं चाहता हूं सेट कर दो एवरेज, एवरेज इक्वल टू 100, वेयर वेयर नेम इक्वल टू काजू। मतलब मैं यहां पे किसके मार्क्स को, एवरेज को अपडेट कर रहा हूं, काजू के एवरेज मार्क्स को अपडेट कर रहा हूं। यहां पे क्वेरी ओके आ गया, चेक करते हैं कि चेंजेस आए या नहीं आए। आप देखोगे कि काजू का क्या चेंज हो गया, एवरेज चेंज हो गया। अगर मैं कंडीशन मेंशन ना करूं, अगर मैं कंडीशन ना दूं तो सबके ही मार्क्स क्या हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। आप चेक कीजिए, दोनों के मार्क्स क्या हो गए, 100 हो गए। इसलिए कंडीशन देते हैं ताकि स्पेसिफिक वैल्यू ही चेंज हो। अच्छा, ऑल्टर वाला चेक करते हैं रन करके, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है मेरा, स्टूडेंट। सबसे पहले एक ऐड करते हैं, ऐड का सिंटेक्स क्या था, ऐड लिखो फिर कॉलम का नाम, तो यहां पे लिखा है मोबाइल, उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, रन कर दिया मैंने। अब यहां पे कॉलम ऐड तो हो जाएगा बट उसके अंदर कोई वैल्यूज नहीं आएगी, तो क्या आएगा उसकी जगह पे, नल आएगा। क्या आएगा, नल आएगा। डेटा टाइप क्या मेंशन किया है मैंने यहाँ पे, इंटीजर मेंशन किया है। अच्छा, नेक्स्ट एक बार मैं टेबल के स्ट्रक्चर को दोबारा दिखाता हूं आपको। मैंने यहाँ पे लिखा है डिस्क्राइब स्टूडेंट। आप यहां पे नोटिस कीजिए कि जो सब्जेक्ट है उसका डेटा टाइप क्या है, वेरकेर है। मैं इसे चेंज करके देखता हूं, मैंने लिखा ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट। डेटा टाइप को चेंज करने के लिए क्या बताया था, मॉडिफाई, तो मैंने यहां पे लिखा मॉडिफाई। किस कॉलम को चेंज करना है हमें, सब्जेक्ट, और मैं चाहता हूं कि क्या आ जाए, कैर। ऐसा नहीं है कि आप अल्फाबेट को किसी भी डेटा टाइप को किसी भी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब अगर आप अल्फाबेट को इंटीजर में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते ना, तो मतलब उस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने वेरकेर को नॉर्मल सिर्फ कैर में चेंज किया है और साइज में यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं और एंटर कर दिया। अब दोबारा चेक करते हैं कि चेंजेस हुआ या नहीं हुआ। तो आप देखेंगे कि पहले हमारा जो पहले हमारा सब्जेक्ट था वो क्या था, वेरकेर का 15, जबकि अब हमारा सब्जेक्ट क्या हो चुका है, कैर का 20 हो चुका है। तो हमारा ये मॉडिफाई भी क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा है ऑल्टर टेबल और टेबल का नाम है स्टूडेंट। मैं चेंज यूज कर रहा हूं, चेंज से क्या होता है, चेंज से कॉलम का नाम चेंज हो जाता है। मैं चाहता हूं कि मोबाइल की जगह पे कांटेक्ट लिखा हुआ आए और इसका डेटा टाइप अभी भी क्या रहे, इंटीजर ही रहे। मैंने इसे रन किया, आप देखेंगे कि अब मोबाइल किस नाम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यहाँ पे कांटेक्ट के नाम से। आपने क्या लिखा, ऑल्टर टेबल, यहां तक तो सेम ही होता है। चेंज का मतलब है कि आप कॉलम का नाम चेंज करना चाहते हो, मोबाइल किस नाम से आ जाए, कांटेक्ट के नाम से आ जाए। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसे अटेम्प्ट कीजिए, सॉल्व कीजिए, है ना। और जो डाउट आता है वो कमेंट में मेंशन कीजिए। अच्छा, एक टर्म है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, और जब डेटा कंसिस्टेंट होता है, प्योर फॉर्म में होता है, तो उसे हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहते हैं। तो इसे हम अचीव कैसे करते हैं, इसे हम अचीव करते हैं कांस्टेंट की हेल्प से। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन। क्या होता है कांस्टेंट का मतलब, रेस्ट्रिक्शन। यहां पे कांस्टेंट का मतलब है रूल्स जो कि हमें हेल्प कर रहे हैं क्या अचीव करने में, डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं, ताकि हमारा डेटा प्योर फॉर्म में सेव हो सके। तो कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे पास, सबसे पहला जो कांस्टेंट है वो है प्राइमरी की कांस्टेंट। मैंने ये आपको पहले ही बता रखा है कि ये नल वैल्यू को क्या नहीं करता, अलाउ नहीं करता, वैल्यू रिपीट होने नहीं देता, और एक टेबल के अंदर कितने हो सकते हैं, सिर्फ एक हो सकता है। ये मेरा प्राइमरी की कांस्टेंट है, मतलब एक तरह का रेस्ट्रिक्शन है। आप जिस कॉलम के अंदर प्राइमरी की कांस्टेंट को यूज करते हो उस कॉलम के अंदर कोई भी नल वैल्यू अलाउ नहीं होगी, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगा, और वो एक टेबल के अंदर एक ही हो सकता है।
नेक्स्ट है मेरा यूनिक की कांस्टेंट। यूनिक की कांस्टेंट नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक टेबल के अंदर कोई भी वैल्यू को क्या नहीं होने देगा, डुप्लीकेट नहीं होने देगा, है ना। यूनिक कांस्टेंट हम कितनी बार भी अप्लाई कर सकते हैं एक टेबल के अंदर। हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी कॉलम स्किप ना किया जाए, मतलब अगर हम चाह रहे हैं कि आधार कार्ड बिना लिखे बंदा आगे ना जाए, है ना, फॉर्म फिल ही ना कर पाए, तो वहां पे हम कौन सा कांस्टेंट लगाते हैं, नॉट नल कांस्टेंट को यूज करते हैं। अच्छा, एक है चेक कांस्टेंट। चेक कांस्टेंट क्या करता है, चेक कांस्टेंट एक तरह से कंडीशन अप्लाई करता है। जैसे मान के चलिए कि अगर हम यूजर से मार्क्स एंटर करवा रहे हैं, तो हमें पता है कि मार्क्स किससे ज्यादा नहीं हो सकता, 100 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो उसके अंदर हम चेक कांस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं, एक तरह का कंडीशन जो डेटा को वैलिडेट करेगा। और एक है मेरा डिफॉल्ट कांस्टेंट, कि अगर यूजर ने इसे ऑप्ट नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू आ जाएगी उसे हम क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट कांस्टेंट। ये सारे कांस्टेंट्स हैं जो हमें रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को अचीव करने में हेल्प करते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। आप यहां पे नोटिस कीजिए, एक टेबल है किस नाम से, गार्जियन के नाम से। उसके अंदर पहला कॉलम है जो कि क्या है, GUID। उसके अंदर हमने कौन सा कांस्टेंट यूज किया है, प्राइमरी की। दूसरा कॉलम जी नेम, मतलब गार्जियन नेम, जिसके अंदर हम लोग वेरकेयर का साइज क्या दे रहे हैं, 30, मतलब किसी भी गार्जियन के नाम के अंदर टोटल जो कैरेक्टर आ सकता है वो 30 कैरेक्टर होगा। और इसके अंदर कौन सा कांस्टेंट लगाया है, नॉट नल, मतलब किसी भी बच्चे किसी भी गार्जियन का नाम आप स्किप नहीं कर सकते, गार्जियन का नाम मेंशन करना ही करना है, ठीक है। अच्छा, फोन नंबर इंट में मैंने क्या लिखा है, यूनिक, मतलब अब ये फोन नंबर वाले जो कॉलम है उसके अंदर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती है। जी एड्रेस में हमने क्या लिया, वेरकेर और 30। जरूरी नहीं है कि आप कांस्टेंट यूज करे ही करे, अगर क्वेश्चन में लिखा होता है तब तो आपको यूज करना ही है, वरना ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अच्छा, एक और टेबल बनाते हैं जहां पे हम लोगों ने लिखा है क्रिएट टेबल स्टूडेंट। यहां पे कौन सा टेबल क्रिएट कर रहे हैं, स्टूडेंट टेबल को क्रिएट किया जा रहा है। पहले कॉलम का नाम है रोल नंबर, प्राइमरी की, एस नेम, वेर कैर, यहां तक आपको पता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मार्क्स इंट चेक कर रहे हैं कि मार्क्स कभी भी क्या हो, 100 से इक्वल हो या फिर कम हो, मतलब या तो ये 100 आ सकता है या तो 100 से कम आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो हम चेक कर रहे हैं। सेक्शन बाय डिफॉल्ट हमने क्या दिया हुआ है, ए, मतलब अगर किसी ने हमने सेक्शन को फिल नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वहां पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, ए सेक्शन लिखा हुआ आ जाएगा। स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ है यहां पे, है ना, और GUID का इंटीजर। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, फॉरेन की। मैंने आपको बताया था दो टेबल को आपस में कनेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, फॉरेन की यूज करते हैं। यहां लिखा हुआ है फॉरेन की में क्या, GUID। अच्छा, इस वाले कॉलम में और इस वाले कॉलम में जो कॉलम कॉमन है वो हमारा क्या है, GUID कॉमन है। कौन सा कॉलम कॉमन है, GUID कॉमन है। तो यहां हम लोगों ने लिखा है फॉरेन की में GUID, रेफरेंस लिया जा रहा है किस टेबल का, गार्जियन टेबल का, और वहां पे कौन सा कॉलम है, GUID। इस तरीके से आप किसी टेबल के अंदर फॉरेन की को क्रिएट करते हो, क्योंकि आपको बताना तो होगा ना कि आप दोनों टेबल को कैसे कनेक्ट कर रहे हो। तो आप फॉरेन की हेल्प से कनेक्ट कर रहे हो, तो फॉरेन की है कौन सा, वो भी आपको बताना होता है जब आप टेबल को क्रिएट करते हो। हमारे MySQL के अंदर आप सिंपल कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हो, जैसे सिलेक्ट 2 प्लस 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। MySQL के अंदर जो भी आउटपुट आता है वो टेबुलर फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है, टेबुलर फॉर्म में आता है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल दिखाता हूं, सिलेक्ट 5 प्लस 5 इंटू में 10, आंसर बताइए क्या आना है, 55। बॉड मास को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा सिलेक्ट स्टेटमेंट। MySQL के अंदर सिलेक्ट स्टेटमेंट हम यूज करते हैं किसी स्पेसिफिक डेटा को रिट्रीव करने के लिए, चाहे एक टेबल से या मल्टीपल टेबल में से। तो सिलेक्ट हम यूज करते हैं कुछ भी रिट्रीव करने के लिए। अभी मैंने आपको सिंपल कैलकुलेशन भी करके दिखाया है SQL के अंदर, तो एग्जांपल देखते हैं इसका। मतलब इस टेबल में से मुझे क्या देखना है, नेम, सब्जेक्ट और मार्क्स देखना है, क्या, स्टूडेंट का। तो हमने यहां पे लिखा सिलेक्ट में नेम, सब्जेक्ट, मार्क्स
फ्रॉम क्या लिखते हैं, टेबल का नाम। अच्छा, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। हमेशा माइस्क्यूएल के अंदर सिलेक्ट में कॉलम का नाम लिखा जाता है। किसका नाम लिखा जाता है, कॉलम का नाम लिखा जाता है। तो यहां पे सिलेक्ट में क्या लिखा हुआ है, कॉलम नेम। फ्रॉम में क्या लिखा जाता है, टेबल का नाम। क्या लिखा जाता है, टेबल का नाम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द स्टूडेंट्स, मतलब सारे स्टूडेंट्स के डिटेल को दिखा दो। ये नहीं बताया कि रोल नंबर देखना है, नेम देखना है, सब्जेक्ट देखना है या फीस देखना है, कुछ नहीं। तो ऐसे केस में हमें क्या लिखना होता है, स्टार लिखना होता है। क्या लिखना होता है, स्टार, जिसे हम एस्ट्रिस्क भी बोलते हैं। अच्छा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट से क्या हो जाएगा, इससे सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। अच्छा, यहां पे कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। सपोज कीजिए यहां पे मेरे टेबल का नाम स्टूडेंट्स है। मैंने एक टेबल रन करने के लिए बनाया हुआ है। मैंने यहां पे लिखा सिलेक्ट में एस नेम, क्योंकि यहां हमारे टेबल के अंदर नाम क्या दे रखा हुआ है, एस नेम, और यहां पे कुछ अलग रिकॉर्ड्स है ना। ये मैंने स्पेशली रन करने के लिए टेबल बनाया हुआ है। मैंने यहां पे लिखा सिलेक्ट एस नेम कॉमा डीओबी फ्रॉम में स्टूडेंट्स। इस टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स, और मैंने एंटर कर दिया। आप देख पा रहे हैं यहां पे आउटपुट क्या आ रहा है, ये डिस्प्ले हो रहा है। क्या डिस्प्ले हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ। इसे हम माइस्क्यूएल के अंदर व्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यू। मतलब किसी परमानेंट टेबल का कोई स्पेसिफिक पार्ट टेम्पररीली देखने को व्यू बोला जाता है। यहां पे मैं एक और आपको कोड करके दिखाता हूं। मैंने यहां पे लिखा है सिलेक्ट में एस नेम कॉमा डेट ऑफ बर्थ कॉमा सिटी कॉमा जो फीस है उसमें कितने का इंक्रीमेंट करके दिखा रहा हूं मैं आपको, 1000 का इंक्रीमेंट करके दिखा रहा हूं। फ्रॉम में क्या लिखूंगा, टेबल का नाम जो कि क्या है मेरे स्टूडेंट्स। क्या नाम है हमारा, स्टूडेंट्स। अब आप नोटिस करेंगे कि जो हमारा फी पहले था ना उसमें कितने का इंक्रीमेंट हो गया है, 1000 का इंक्रीमेंट हो गया है ना। अच्छा, अब मैं दोबारा टेबल चेक करता हूं तो वहां पे वापस कितना आ गया, 2700 आ गया। क्या आ गया, 2700, क्योंकि ये किसका पार्ट है, ये व्यू का पार्ट है। यहां पे हम जो भी चेंजेस करेंगे वो जो पेरेंट टेबल है उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगा अनलेस हम अपडेट और ऑल्टर ही यूज कर दे। अच्छा, तो अभी हम लोगों ने यहां पे क्या करके दिखाया आपको, फीस प्लस में 1000 एज अपडेटेड, अपडेटेड फीस। अच्छा, आप एक आउटपुट को ध्यान से देखिए। जब मैंने यहां पे लिखा था फीस प्लस 1000 तो यहां पे ऐसे लिखा आ रहा था फीस प्लस 1000। अब मैं लिख रहा हूं फीस प्लस 1000 एज अपडेटेड फीस फ्रॉम स्टूडेंट। रन करते हैं तो अब आप नोटिस करोगे कि क्या डिस्प्ले हो रहा है, स्टूडेंट का नाम, उसकी फीस प्लस 1000, और यहां पे क्या लिखा हुआ रहा है, एज अपडेटेड फीस। तो एज का मतलब क्या होता है, कॉलम एलियास। ये आपके टेबल को टेम्पररी नेम प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, टेम्पररी नेम प्रोवाइड करता है। इसके चेंजेस आपके पुराने टेबल में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ये सिर्फ यहीं पे डिस्प्ले हो रहा है। इसको हम बोलते हैं कॉलम एलियास, जहां पे मैंने क्या निकाला है, अपडेटेड फीस निकाला है। इसी तरीके से मैं चाहूं तो एनुअल फीस भी निकाल सकता हूं। मैंने यहां पे लिखा सिंपल कॉमा और फीस इंटू में 12 एज एनुअल फीस। एंटर किया मैंने तो क्या डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे एनुअल फीस भी डिस्प्ले हो रहा है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कॉलम एलियास। कॉलम एलियास क्या करता है, कॉलम एलियास टेम्पररी नेम प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल यहां पे मुझे कह रहा है कि डिस्प्ले द नेम एज स्टूडेंट नेम, मतलब जो कॉलम का नाम नेम है अब से क्या आ जाए, स्टूडेंट नेम आ जाए। तो आप क्या लिखोगे, सिलेक्ट में एस नेम एज स्टूडेंट नेम, और फ्रॉम में क्या, स्टूडेंट। फ्रॉम में हमेशा टेबल का नाम ही आएगा, यहां पे स्टूडेंट होना चाहिए क्योंकि यहां पे स्टूडेंट है। अगेन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद ही वीडियो पे आइए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिट्रीव द नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। मतलब मुझे क्या देखना है, नेम देखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट में नेम, फ्रॉम में क्या, स्टूडेंट। आप ऑल से कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ पे स्टार आएगा। यहाँ पे जब मुझे सिर्फ नेम देखने के लिए कहा जा रहा है तो मैं सिर्फ नेम ही देखूंगा। सेम इसी तरीके से सिलेक्ट आया, स्टूडेंट का नाम, तो मैंने यहाँ पे लिखा नेम कॉमा मार्क्स, फ्रॉम में क्या आ जाएगा, स्टूडेंट आ जाएगा। फ्रॉम में क्या आ जाएगा, स्टूडेंट आ जाएगा। नेक्स्ट सी वाला पार्ट, सी वाले पार्ट में सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे सिलेक्ट। सिलेक्ट में हमेशा क्या लिखते हैं, कॉलम का नाम। तो यहाँ पे नेम देखने के लिए कह रहा है, सब्जेक्ट देखने के लिए कह रहा है,
और डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है बट टेबल के अंदर इसको क्या लिखा हुआ है, डीओबी, तो मैं डीओबी ही लिखूंगा। फ्रॉम में मैंने लिखा है स्टूडेंट, और ये हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है मेरा, वो क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है मुझे डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट, तो यहां पे क्या आएगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। माई एसक्यूएल के अंदर भी ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि सबसे पहला मेरा अर्थमेटिक ऑपरेटर जिसके अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड यूज किया जाता है। नल के साथ कुछ भी ऐड होगा तो नल ही आएगा। रिलेशनल ऑपरेटर जिसके अंदर आप क्या यूज करते हो बच्चे, कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हो, जिसके अंदर मोर देन, लेस देन, मोर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ऐसी चीजें यूज की जाती है। नॉर्मली इसका आंसर किस फॉर्म में आता है, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉजिकल ऑपरेटर जिसके अंदर एंड और नॉट यूज किया जाता है। माई एसक्यूएल के अंदर इसको हम यूज करते हैं ताकि हम मल्टीपल कंडीशन को एग्रीगेट कर सके, यूज कर सके, मल्टीपल कंडीशन अप्लाई कर सके अपने क्वेरी के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इनको यूज करना। सबसे पहला मेरा है अर्थमेटिक ऑपरेशन, तो अर्थमेटिक ऑपरेशन का एग्जांपल देखिए। यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्प्ले द डिफरेंस बिटवीन पॉकेट मनी एंड फीस। यहां डिफरेंस का मतलब है माइनस, आपको माइनस करके दिखाना है पॉकेट मनी और फी को माइनस करके क्या आएगा। तो आपने लिखा सिलेक्ट के अंदर फीस माइनस पॉकेट मनी, और फ्रॉम में क्या लिखा है, स्टूडेंट, क्या लिखा फ्रॉम में, स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है मेरा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर हम मोर देन, लेस देन, ऐसी चीजें यूज करते हैं। पहले इसे इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं आपको। तो हमारे पास एक टेबल है, हम इसके अंदर यूज करते हैं, सपोज कीजिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम में स्टूडेंट। मैं सारी डिटेल्स देख रहा हूं, आप चाहो तो स्पेसिफिक कॉलम का नाम भी लिख सकते हो। तो रिलेशनल ऑपरेटर कैसे काम करता है, वेयर की हेल्प से। रिलेशनल ऑपरेटर में आप कंडीशन देते हो, क्या देते हो, कंडीशन। तो कंडीशन के लिए क्या यूज होता है, वेयर यूज होता है। क्या यूज होता है, वेयर। मैंने बोला वेयर एज इज मोर देन 20, तो आप नोटिस करो सिर्फ वही वैल्यूज डिस्प्ले हो रही है जिनकी एज क्या है, मोर देन 20 है। इसी तरीके से आप कोई और कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा वेयर जेंडर इक्वल टू एफ, मतलब जो सिर्फ फीमेल है उनकी डिटेल्स को डिस्प्ले करो। तो ये कौन सा ऑपरेटर है मेरा, रिलेशनल ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि वेयर एस नेम नॉट इक्वल टू नेहा सिंह। मैंने क्या लिखा, नॉट इक्वल टू नेहा सिंह, और रन किया मैंने तो सारी की सारी वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, सिर्फ किसका नाम नहीं आ रहा, नेहा का नाम नहीं आ रहा। माई एसक्यूएल के अंदर आप नॉट इक्वल टू को इस तरीके से अचीव करते हो, मोर देन, लेस देन दोनों, या फिर आप नॉट इक्वल टू को इस तरीके से लिखते हो, एक्सक्लेमेशन इक्वल टू। दोनों से ही आंसर आ रहा है, बट आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाला यूज कीजिएगा। सपोज कीजिए मैंने यहां पे लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर सिटी इक्वल टू, क्या लिख दिया मैंने, दिल्ली, जो कि कहां से हो, दिल्ली से हो, और जेंडर क्या हो, एंड सॉरी, एंड जेंडर क्या हो, जेंडर हो फीमेल। मैंने जैसे ही एंटर किया आप देखिए सिर्फ नेहा है जो दिल्ली की है और फीमेल है। इसका उल्टा चेक करते हैं, मैंने चेक किया दिल्ली से मेल तो दो है, अमित शर्मा और रोहित। तो ये हमारा क्या है, मल्टीपल कंडीशन को अप्लाई करने का तरीका। अगर आप एंड यूज करते हो, आप यहां ध्यान दीजिएगा, अगर आप एंड यूज करते हो तो आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। मतलब सिटी यहां पे क्या है, दिल्ली है, और जेंडर क्या है, फीमेल है, दोनों ही ट्रू होने चाहिए। बट अगर आप एंड की जगह पे और लिखते हो तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब या तो जेंडर एम हो या तो सिटी दिल्ली हो। अगर दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई हो रहा है तो वो आउटपुट यहां पे आ रहा है। तो एक एंड हो गया, और हो गया कुछ क्वेश्चंस है, इन्हें आप पहले अटेम्प्ट कीजिए। तो यहाँ पे एक टेबल मेंशन है फिटनेस के नाम से, जिसके अंदर पी कोड गिवन है, डी नेम गिवन है, प्राइस गिवन है, और मैन्युफैक्चरर गिवन है, और कुछ वैल्यूज गिवन है, और 4 क्वेश्चन आ रखे हैं। पेपर में नॉर्मली 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर मैच करते हैं, क्या कह रहा है, चेंज द प्राइस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आप टेबल के हेडिंग को चेंज कर रहे हो, मतलब पी कोड, डी नेम, प्राइस और मैन्युफैक्चरर, इनके साथ कुछ चेंजेस कर रहे हो,
तो आपको क्या करना होगा, ऑल्टर, बट यहाँ पे प्राइस की वैल्यू चेंज करनी है, मतलब प्राइस कॉलम के अंदर जो वैल्यूज है उनको चेंज करना है। तो क्या यूज होगा, अपडेट यूज होगा। क्या यूज होगा, अपडेट। टेबल का नाम क्या है, फिटनेस। अपडेट क्या कर दिया मैंने, फिटनेस। अब मुझे क्या करना है, सेट करना है, क्या, प्राइस को सेट करना है। अब यहाँ पे क्या दे रहे हैं, 25% का डिस्काउंट। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्राइस इक्वल टू प्राइस माइनस, क्योंकि हम क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, कितने परसेंट का, 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं। इसे थोड़ा सा डिकोड करते हैं। क्या लिख दिया मैंने, मैंने यहाँ पे लिखा, सबसे पहले इसको देखिए, ये क्या कह रहा है कि प्राइस का 25% निकालो। ये तो क्लियर है, प्राइस इंटू में 25 डिवाइड बाई 100। तो ये क्या कैलकुलेट कर रहा होगा, प्राइस का 25%, उसे माइनस कर दो, किस में से, प्राइस में से। और अब जो अमाउंट बच रहा है उसे किस में सेव कर दो, प्राइस में सेव कर दो, है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, डिस्प्ले द नेम। तो क्या आएगा, सिलेक्ट में सबसे पहले क्या, कौन सा नेम है, नेम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट, है ना। नेम ऑफ प्रोडक्ट है तो क्या आ जाएगा, डी नेम आ जाएगा। डी नेम आ जाएगा। फ्रॉम में क्या आएगा हमारा, फिटनेस। वेयर प्राइस कितना दे रखा है, वेयर प्राइस मोर देन 20,000। केस सेंसिटिव नहीं है तो आप जैसे मर्जी लिखना चाहो, किसी भी केस में, मतलब स्मॉल लेटर में या कैपिटल लेटर में लिख सकते हो। सी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिस्प्ले करो, तो सिलेक्ट लिख दिया मैंने, डिस्प्ले द नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो यहां पे लिखा है डी नेम। फ्रॉम में आ गया मेरा फिटनेस। वेयर मैन्युफैक्चरर, वेयर मैन्युफैक्चरर इक्वल टू A1। तो हमने यहां पे क्या लिख दिया है, A1 लिख दिया है। फोर्थ क्वेश्चन आप, मुझे उम्मीद है कि आप भूल गए होंगे कि कैसे करते हैं, बट अब आपको याद आ जाएगा। इंसर्ट इनटू क्या आएगा, फिटनेस वैल्यूज, और ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे वैल्यूज लिख देंगे, P7 कॉमा जो भी यहाँ पे मेंशन है सेम टू सेम लिख देना है बस। और लास्ट में टर्मिनेट कर देंगे। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, इसे अटेम्प्ट कीजिए, सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं चेक करके बता दूंगा। नेक्स्ट है हमारा डिस्टिंक्ट कीवर्ड। इसको पहले रन करके दिखाता हूं आपको। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड काम कैसे करता है, सपोज कीजिए मैंने यहां पे लिखा सबसे पहले डिस्टिंक्ट, और मैं लिखता हूं सिटी फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये क्या करता है, ये रिपीटेड वैल्यूज को सिंगल टाइम डिस्प्ले करता है। क्या करता है, सिंगल टाइम डिस्प्ले करता है, चाहे वो एक ही बार क्यों ना हो, है ना। ये क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करता है, हर एक वैल्यू को एक एक बार मेंशन करता है। एक और कोड है जो इसके साथ नॉर्मली यूज करते हैं हम लोग, काउंट का। किसका यूज करते हैं, काउंट का। अगर मैंने यहां पे लिखा है सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट सिटी, तो आंसर आ जाएगा 3, क्योंकि अगर आप इन्हें काउंट करते हो तो कितना बन रहा है, 3 बन रहा है, इसलिए काउंट डिस्टिंक्ट सिटी का आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो आप यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू एलिमिनेट डुप्लीकेट रोज, मतलब डुप्लीकेट रोज को ये क्या करता है, रिमूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है मेरा ऑर्डर बाई क्लॉज। ऑर्डर बाई क्लॉज करता क्या है, ऑर्डर बाई क्लॉज हमारा डेटा को अरेंज करता है, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में या तो असेंडिंग ऑर्डर में। बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर होता है वो असेंडिंग ऑर्डर होता है, और डिसेंडिंग के लिए क्या लिखना होता है, DESC। आप चाहो तो असेंडिंग के लिए भी लिख सकते हो ASC, बट वो बाय डिफॉल्ट है। इसे रन करके देखते हैं। तो यहां पे देखिए मैंने रन किया, सिलेक्ट में मैंने लिखा स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय क्या कर दूं, ऑर्डर बाय मार्क्स कर देता हूं। तो बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे कि जो डेटा है हमारा वो किस ऑर्डर में आ रहा है, मार्क्स के अकॉर्डिंग आ रहा है। पहले क्या आ रहा है, 72, फिर आ रहा है 76 और फिर 81। मतलब ये कौन से ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। कौन से ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर। बाय डिफॉल्ट कौन सा ऑर्डर होता है, असेंडिंग ऑर्डर, जिसके लिए आप ASC भी लिख सकते हो। और अगर आपने डिसेंडिंग लिख दिया, DESC लिख दिया, तो ये कौन सा ऑर्डर आ जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। ऑर्डर बाई में के साथ अगर आपको कंडीशन यूज करना है तो कंडीशन कब आएगा, पहले आएगा। ऑर्डर बाई से पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, कंडीशन। मैंने यहां पे लिखा वेयर जेंडर इक्वल टू M, है ना। तो आप देखेंगे कि सिर्फ मेल ही डिस्प्ले हो रहा है, और उसमें भी कौन से ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अर्जुन के सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं यहां पे। तो ऑर्डर बाय क्लॉज हमारा किस चीज में हेल्प करता है, ऑर्डर बाय क्लॉज हमारे डेटा को अरेंज करने में हेल्प करता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा,
फिर से आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, इसे अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपको टॉपिक समझ आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसे अटेम्प्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं चेक कर दूंगा। नेक्स्ट है हमारा लाइक ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है? लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर कब यूज किया जाता है? लाइक ऑपरेटर हमेशा पैटर्न के साथ यूज किया जाता है। किसके साथ यूज किया जाता है? पैटर्न के साथ, है ना। अच्छा, इसके अंदर दो वाइल्ड कैरेक्टर होते हैं। कौन कौन से वाइल्ड कैरेक्टर होते हैं? एक तो है परसेंटेज और एक है मेरा अंडर स्कोर। क्या है? एक हमारा परसेंटेज और एक है मेरा अंडर स्कोर, ठीक है। और ये किसके साथ यूज किया जाएगा? पैटर्न्स के साथ यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा टेबल मेंशन है, आप टेबल देख पा रहे होंगे। तो ये यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूं। इसमें मैंने लिखा वेयर एस नेम लाइक ए और मॉड्यूलो, है ना। मैंने क्या लिखा है? एस नेम लाइक ए मॉड्यूलो। इस परसेंटेज के सिंबल को हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलो। आप चाहो तो परसेंटेज भी बोल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ए मॉड्यूलो का मतलब है स्टार्ट विद, मैं यहाँ पे कमेंट लिख रहा हूं ताकि आप ठीक से ध्यान रख पाओ। स्टार्ट विद ए, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मुझे सिर्फ वही नाम देखने हैं जो नाम किससे एंड हो रहे हैं? ए से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी, ए से स्टार्ट हो रहे हैं, वो नाम डिस्प्ले हो जा रहे हैं जो नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। अच्छा, तो अगर मुझे एंड विद चेक करना हो, एंड विद ए चेक करना हो, तो ये मॉड्यूलो का सिंबल किस तरफ आ जाएगा? आगे की तरफ आ जाएगा। अब मैं रन करूंगा तो देखो वही नाम डिस्प्ले हो रहे हैं जिनके नाम के लास्ट कैरेक्टर क्या है? ए है। फर्स्ट कैरेक्टर ए है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, बट नाम के अंदर लास्ट में अगर ए आ रहा है तो वो नाम डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरीके से अगर मान लो क्वेश्चन में बोला गया हो एनी वेयर ए, है ना, कहीं भी नाम में क्या आ जाए? कुछ और लिखते हैं जैसे कि ई, है ना, नाम के अंदर कहीं भी क्या आ जाए? ई आ जाए, कहीं भी, स्टार्टिंग में भी एंड में भी। तो मैंने दोनों तरफ ही क्या लगा दिया? मॉड्यूलो। मैंने क्या यूज किया है? मॉड्यूलो। तो मैंने रन किया, आप देखेंगे कि नाम में कहीं भी ई आ रहा है। जैसे वर्मा में यहां पे आ रहा है, नेहा में ई यहां पे आ रहा है, स्नेहा हो गया, राकेश हो गया, अंजलि मेहरा हो गया। तो जहां भी नाम में ई आ रहा है वो डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा, ये हो गया मेरा परसेंटेज जो कि पहला वाइल्ड कैरेक्टर है। एक है हमारा अंडर स्कोर। अंडर स्कोर कैसे यूज करते हैं? तो सबसे पहले अगर मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा यहाँ पे नेम हैविंग फोर कैरेक्टर्स, मतलब जिनके नाम में 4 कैरेक्टर्स आते हैं, है ना। तो इसे कैसे अप्लाई करते हैं? अंडर स्कोर 1 2 3 4, कितने बार यूज किया मैंने? 4 टाइम्स यूज किया है। यहाँ पे ये डायरेक्ट लाइन बनी हुई आ रही है, बट मैंने 4 टाइम्स ही अंडर स्कोर यूज किया है। मैं एंटर करता हूं, एम्प्टी सेट आ रहा है, मतलब किसी का भी नाम ऐसा नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ 4 कैरेक्टर का है ना। यहाँ पे कोई भी नाम ऐसा नहीं है जो 4 कैरेक्टर का है। अच्छा, तो किसी और कॉलम पे अप्लाई करते हैं। मैंने अप्लाई किया यहाँ पे सिटी पे। 4 तो पहले से है। दिल्ली में कितने कैरेक्टर आते हैं? 5। मैंने एक और यहाँ पे एंटर किया, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया, 5 कैरेक्टर, और रन किया। आप देखोगे कि दिल्ली वाले जितने भी नाम है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो अंडर स्कोर अगर 4 टाइम्स लिखोगे तो 4 कैरेक्टर आ जाएंगे, 5 टाइम्स लिखोगे तो 5 कैरेक्टर वाले नाम आ जाएंगे। अगर मान लो मुझे ये चेक करना है कि जिनके नाम में सेकेंड कैरेक्टर ऑफ नेम इज एम, ठीक है, कौन सा कैरेक्टर? सेकंड कैरेक्टर क्या होना चाहिए हमारा? एम होना चाहिए। तो फर्स्ट कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, सेकंड कैरेक्टर क्या होना चाहिए? एम। परसेंटेज और किसमें चेक करना है? नेम में। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया है? एस नेम लिख दिया है। मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो यहां पे क्या डिस्प्ले हो रहा है? अमित शर्मा, जिसके नाम का सेकंड कैरेक्टर क्या है? एम है। इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो किसी भी पैटर्न पे। नेक्स्ट है हमारा बिटवीन ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है? बिटवीन ऑपरेटर। और बिटवीन ऑपरेटर के अंदर आप स्पेसिफिक रेंज से डेटा को फिल्टर करते हो। इसका एग्जांपल देखते हैं। तो यहां पे आपके पास एक टेबल है, मैंने यहां पे लिखा है वेयर, यहां पे कंडीशन अप्लाई करते हैं वेयर, मैंने लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स बिटवीन 50 एंड 90, है ना, और रन कर दिया। आप देखेंगे मैंने लिखा था 50 से लेके 90, तो इंक्लूडिंग 50 और 90 दोनों आ जाएगा, है ना। और आप देखिए 50 से 90 के बीच में जो भी है वो सारा का सारा डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर मैंने लिखा है 88 से 90 के बीच में। तो आप देखिए ये इंक्लूडिंग 88 है और 90 है। बच्चों का डाउट होता है कि बिटवीन के अंदर क्या 80 इंक्लूडेड होता है, तो इसलिए मैंने ये रन करके आपको दिखाया है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा नॉट बिटवीन। क्या हो जाएगा?
नॉट बिटवीन, मतलब जिसके मार्क्स 89 और 90 के बीच में नहीं है वो डिस्प्ले कर दो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इन, और सिटी के अंदर मैं लिख रहा हूं मुंबई, दिल्ली, जयपुर। आप बोलेंगे कि ये तो पहले भी पॉसिबल था, बिना इन ऑपरेटर के हम लिख देते सिटी इक्वल टू मुंबई और सिटी इक्वल टू दिल्ली और सिटी इक्वल टू जयपुर, बट वो काफी लॉन्ग प्रोसेस था, उसको रिड्यूस करने के लिए इन यूज किया जाता है। और यहां पे भी इसका भी क्या है, रिवर्स है, नॉट इन, मतलब सिर्फ इनको छोड़ के सारे। तो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए यहां पे आंसर क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट आ रहा है। आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व कर पाएंगे। अब मुझे मालूम है अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो उसे कमेंट में मेंशन कीजिएगा। एक है हमारा नल वैल्यू। नल वैल्यू आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया, नल का मतलब क्या होता है, एम्प्टी होता है। नल का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ अ वैल्यू, जहां पे कोई भी वैल्यू नहीं होगी उसको हम नल बोलेंगे। जैसे एग्जांपल, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द डिटेल ऑफ दोज स्टूडेंट हुज डेट ऑफ बर्थ इज नॉट मेंशन, मतलब जिसका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है उसकी डिटेल देखिए। तो यहां पे आंसर क्या है, सिलेक्ट में स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर डीओबी इज नल। नल के साथ हमेशा क्या आएगा, इज ऑपरेटर यूज होगा। कौन सा ऑपरेटर यूज होगा, इज ऑपरेटर, है ना। इसका रिवर्स क्या होगा, इज नॉट नल। नल को छोड़ के सारी वैल्यूज डिस्प्ले होंगी। आई होप ये वीडियो आपके काम आई हो। अगर वीडियो काम आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिना कमेंट किए मत जाइएगा।